एक गिलास और दे दो, एक गिलास। ठीक है, शुरू करते हैं। डिस्कस करते हैं पूरे वीक में क्या क्या टॉपिक्स न्यूज़ में थे। ओके, सबसे पहले आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा पूरे वीक का, फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो फर्स्ट वेव में, और थोड़े थोड़े जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सेकंड वेव में कवर करेंगे। ठीक है, ओके। सर स्क्रीन हाफ शो हो रही है। अच्छा, एक मिनट, इसको भी देखते हैं। यार अब ठीक है, बताओ। अब आपको बिल्कुल एंड टू एंड दिख रहा है? यस सर। यहाँ पर ये मैप का ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा जहाँ मेरी फिंगर है? यस सर। ठीक, ओके, ठीक है। तो एक साल से भी ज्यादा टाइम के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने एक अपडेट दिया है रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर, कि हमारी तरफ भी लॉसेस हुए थे, लाइफ लॉसेस। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन 6 लोगों के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का एक छोटा सा शहर, एक यूटी चंडीगढ़, पर चंडीगढ़ पे जो 3 तरह के क्लेम्स हैं, पंजाब का क्लेम, हरियाणा का क्लेम और यहाँ तक कि हिमाचल का भी क्लेम, डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। क्या आप में से कोई बता सकता है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट किससे जुड़ा हुआ है? ड्रग से। दुनिया के 2 सबसे बड़े ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज बिल्कुल इंडिया के अगल बगल में ही है, इसको अच्छे से समझेंगे। आज हम बात करेंगे एक छोटे से आइलैंड जिसका नाम है कचातीवू। आइलैंड छोटा है पर इसको लेकर जो डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी है बहुत पुरानी है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कचातीवू के बारे में। डिस्कस करेंगे इंडिया का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एनएफएसए। रिसेंटली एक डबल अर्थक्वेक हिट करता है वेनेजुएला को। कुछ ही दिन पहले, पिछले हफ्ते के आसपास एक अर्थक्वेक आया था फिलीपींस में, अब 2 अर्थक्वेक्स आए वेनेजुएला में। इस न्यूज से जुड़ी हुई जो भी डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, नेत्रा प्रोजेक्ट। नेत्रा क्या है, कैसे काम करेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बात करेंगे इंडिया की प्रीमियर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी के बारे में। आपको पता होना चाहिए आईबी से ही एक टाइम पे रॉ अलग हुआ था। आईबी को रिसेंटली नए डायरेक्टर मिले। हर साल 25 जून को हमारी कंट्री में जो करंट गवर्नमेंट है वो ऑब्जर्व करवाती है संविधान हत्या दिवस। क्या हुआ था 25 जून 1975 को, इमरजेंसी क्या थी, पूरा समझाऊंगा। हम बात करेंगे ईरान की। ईरान में एक वर्ड यूज किया जाता है आयतोला। आयतोला ना किसी का नाम नहीं है, आयतोला का मतलब होता है अरबी में, तो मतलब होता है सुप्रीम, सबसे सुप्रीम। ईरान के आयतोला थे आयतोला अली खमीनी। पर कुछ मंथ्स पहले जब यूएस ने ईरान की स्ट्राइक शुरू की थी, पहले के दिन की स्ट्राइक्स में इनको यूएस ने मार दिया था। अब ईरान फाइनली इनका फ्यूनरल रखना चाहता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी ईरान ने इनवाइट किया। रिसेंटली पासपोर्ट से जुड़ा हुआ एक अपडेट आया, मैं आपको ये अपडेट के बारे में बताऊंगा। चलो, क्या लगता है आपको, आप ये बताओ कि जो पासपोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता होगा? आपको अगर पासपोर्ट चाहिए तो किस मिनिस्ट्री के पास जाना है आपने? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, होम, डिफेंस, फाइनेंस या एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आता है संभालती है होम मिनिस्ट्री, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनजीओ पसंद नहीं है। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और क्यों सरकार एनजीओ को फॉरेन डोनेशंस इंडिया में नहीं लेने देती, इसको समझेंगे।
बात करेंगे हम अबाउट, हाँ तो आपको पता होगा जैसे 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था ब्रिक्स को, सॉरी G20 को, 2026 में हम होस्ट कर रहे हैं ब्रिक्स। पहले हमने G20 होस्ट किया था, इस साल हम ब्रिक्स होस्ट कर रहे हैं। उसी से जुड़ी एक मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स के NSAs इंडिया में आए थे। आपको अच्छे से सारा कुछ ब्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा, इस मीटिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये जो है ना फोटो है बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, 2 के दिन पुरानी फोटो है, पर आपको समझाने के लिए बहुत है। बताओ इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? तो देखो इसको बोलते हैं मॉनसून, जो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है। बीच में मॉनसून काफी ज्यादा वीक हो गया था और काफी ज्यादा डिले भी हो गया था बिकॉज ऑफ एल नीनो, पर अब इससे दोबारा से थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा और ये अब स्ट्रांग होकर नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो रहा है। हम बात करेंगे दुनिया की पॉलिटिकली सबसे अनस्टेबल कंट्री के बारे में, यूनाइटेड किंगडम। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स बदले इस कंट्री के, थोड़ा सा यूके को समझेंगे। क्यों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया से कुछ वेपन्स खरीदना चाहते हैं, समझेंगे। बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल। बताओ सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? चलो बताओ स्टेट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कौन होता है? स्टेट का, पंजाब हरियाणा हिमाचल से स्टेट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल। और कंट्री का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, अभी समझाऊंगा मैं। हम बात करेंगे रीनीट, जो पिछले संडे को हो गया फाइनली। रिसेंटली इंडियन नेवी में ट्राई कमीशनिंग हुई 3 शिप्स की, इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। मान लो एक क्राइम सीन है इंडिया में, किसी एक जगह क्राइम होता है, एक इंसान ने दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया, जिसका मर्डर हुआ उसकी बॉडी वहीं पड़ी और मर्डरर भाग गया। जब आई इन्वेस्टिगेशन होती तो पता लगता है 2 लोगों का ब्लड है, तो ऑफकोर्स एक जिसका मर्डर हुआ उसका ब्लड होगा, एक मर्डरर का ब्लड होगा। बताओ आपको मर्डरर का ब्लड मिल चुका है, क्या आप मर्डरर को ढूंढ लोगे? क्या लगता है इंडिया में ऐसी सिचुएशन है, मर्डरर का ब्लड मिल गया आपको, क्या उसको ढूंढे है? आपके पास उसका डीएनए आ गया, पर मैच कहां से कराओगे? एक डीएनए डेटाबेस भी तो होना चाहिए जिसमें क्रिमिनल्स का डीएनए कलेक्ट कर करके उसके नाम के हिसाब से स्टोर कर दिया कंप्यूटर में और मैच कराओ। डेटाबेस ही नहीं होगा तो मैच कैसे कराओगे? जैसे अब जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो वो किसी ने वहां पर अपलोड किया हुआ तो आपको मिल जाता है, किसी ने अपलोड ही नहीं किया तो मिलेगा कैसे? हमारी कंट्री में हमने कभी भी एक डीएनए डेटाबेस क्रिमिनल का नहीं बनाया था, अब हम शुरू कर रहे हैं बनाना। आज हम बहुत अच्छे से एनसीआरबी के बारे में भी समझेंगे, हमने पहले भी बात की हुई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। बात करेंगे योगा, और हर साल 21 जून को ही योगा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसको समझेंगे। आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा होती है कैलाश पर्वत, और बताओ यात्रा का पूरा नाम क्या होता है? कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर की यात्रा बुलाते हैं ना। ये इंडिया में 2 जगहों से शुरू होती है, लिपुलेख पास, नथुला पास। आज हम नथुला के बारे में बात करेंगे। सोचो, अब वैसे तो पता ही हमें कि वॉकिंग ऑन अ फुटपाथ तो हक है किसी का भी, पर इसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ा कि इट इज अ फंडामेंटल राइट। मैं आपको न्यूज समझाऊंगा। बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। FATF को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये जो इनकी डील हुई है यूएस ईरान सब की। आज मैं आपको 3H के बारे में पढ़ाऊंगा। पता है आपको 3H की फुल फॉर्म क्या है? हिजबुल्ला, हमास और हुतीस। आज हम 3H को पढ़ेंगे। बताओ ये वाला हुआ, ये हुआ FATF, ये आपकी लास्ट क्लास हुई किस दिन थी? हो सकता है हो गया हो। ये वॉकिंग ये नहीं हुआ वैसे, ये नाथुला वगैरह, ओके ठीक है, ओके ओके, ये शुरू के आखिर के 2-3 टॉपिक्स, ओके ओके ठीक है। तो अब इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले वो देखिए, जो मिस नहीं हो सकते। FATF करा दिया था आपको सारा, ओके। तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, इसमें आपको समझेंगे थोड़ा सा। मैं आपको बताऊंगा समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस के बारे में, ये डीएनए में यूज भी कराऊंगा। ट्राई कमीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सॉलिसिटर जनरल के बारे में बता दूंगा। यूके और यूके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जरूर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एल नीनो के बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा फॉरेन डोनेशंस और FCR है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अच्छे से समझेंगे। बात करेंगे फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, इमरजेंसी जरूर डिस्कस करेंगे। IB के बारे में अच्छे से बात करेंगे। नेत्रा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा ये वेनेजुएला के अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे।
NFSA बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताऊंगा। कचहरी वो डिस्कस करेंगे, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा ये चंडीगढ़ को लेकर जो डिस्प्यूट है इसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 1 साल के बाद जो एक अपडेट आया इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा पढ़ो, टाइटल पढ़ो और यहां मई 2025 तक पढ़ लो, बस इतना पढ़ो, ये नहीं पढ़ना भी, आप इतना पढ़ो। बताओ क्या समझ में लगा आपको? पिछले साल महीना था अप्रैल का 2025, जगह थी पहलगाम। पहलगाम में जो कश्मीर घूमने आता है टूरिस्ट वो भी बहुत जाता है, और पहलगाम से आपको पिछले हफ्ते बताया भी था अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है पहलगाम। तो पहलगाम में बहुत टूरिस्ट आता है। महीना कौन सा था? अप्रैल का। कश्मीर का टूरिज्म अप्रैल में जस्ट शुरू ही होता है, क्योंकि मार्च तक तो ठंड होती है वहां पर। अभी टूरिस्ट ने आना शुरू किया था, और 3 पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट टूरिस्ट के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करते हैं पहलगाम की बायसरान वैली में। उनका लॉजिक था कि कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट को भी डरा दो और अमरनाथ यात्री को भी डरा दो। बताओ ये पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट क्यों चाहते हैं कि कश्मीर में टूरिस्ट ना आए? तो कश्मीर के यूथ को जो अभी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा टूरिज्म वाला, और फिर उस यूथ को इधर उधर लगाना इजी हो जाएगा। दुनिया में जब भी कहीं पर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली है, कोई टेररिस्ट मूवमेंट चली है, तो वो यूथ ने लीड करी है। यूथ के बिना टेररिस्ट मूवमेंट चला ही नहीं सकते। बताओ इंडिया में वो कौन सी सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी? जब तक उसमें यूथ था वो बहुत डेंजरस थी, जब यूथ का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो अब वो इतनी डेंजरस नहीं है। सोचो। नहीं, इसका सही आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, नक्सलवाद। आजकल का यूथ नक्सल मूवमेंट से कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपको पता होगा अब जो नक्सली पकड़े जाते हैं 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल, उन्होंने कैसे लड़ लेना? जिस मूवमेंट में 20s और 30s के लोग जुड़ गए वो मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे नेपाल में उन्होंने अपनी सरकार गिरा दी, बांग्लादेश में सरकार गिरा दी, 20s यूथ जो है ना वही मूवमेंट को लीड करते हैं। ओके चलो बताओ, 1980s में पंजाब में सिचुएशन बहुत खराब हुई, यूथ उस मूवमेंट के साथ जुड़ा, फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद यूथ दोबारा से गलत रास्ते पे ना जाए इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया पंजाब में? चलो बताओ, यूथ को सही रास्ते पे लाने के लिए सबसे बड़ा टूल क्या होता है? सबसे बड़ा टूल होता है एम्प्लॉयमेंट। पंजाब में सेंट्रल इंडस्ट्रीज बनाई गई, जैसे आपको पता होगा कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया RCF रेल कोच फैक्ट्री। सुना है कि नहीं सुना उसके बारे में? कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में RCF का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ना वहां रॉ मटेरियल है, ना कोई बहुत बड़ा स्किल है। इसलिए बनाया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो बहुत ज्यादा, और आसपास के लोगों को बहुत काम मिले, क्योंकि कपूरथला वन ऑफ द वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट थी पंजाब की 1980s। तो जब से कश्मीर में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है, स्पेसिफिकली ये सब खोदना शुरू हुआ, आप कह सकते हो 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 और 35 से खत्म हुए, उसके बाद कश्मीर में टूरिज्म बहुत बढ़ा। तो उसके बाद से मैक्सिमम लोगों के पास वहां पर काम है, होटल्स की इंडस्ट्री बढ़िया चल रही है, और ये पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को ये सब पसंद नहीं है कि इतना टूरिस्ट आ रहा है यहाँ के लोगों, अब यहाँ के लोगों को हम रेडिकलाइज कर ही नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने अटैक किया। जब पहलगाम में अटैक हुआ तो ये चीज 100% पता लग गई थी कि अब इंडिया रिप्लाई देगा ही देगा। बताओ ऐसा कैसे पता लग गया था कि अब इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा? जब उरी जो एक जगह जम्मू कश्मीर में, वहां पर एक मिलिट्री कैंप पे अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। जब पुलवामा में CRPF के काफिले पे एक एक्सप्लोसिव कार ने आके हिट किया, अटैक किया, तो हमने बालाकोट में स्ट्राइक्स करी। तो हमें पता ही था कि अब सरकार कुछ ना कुछ जवाब देगी। अप्रैल में पहलगाम में अटैक हुआ, और मई में हमने पाकिस्तान के 9 लोकेशंस पे मिसाइल्स, बॉम्ब्स, आर्टिलरी इससे फायर किया। और ये 9 लोकेशंस कौन सी है? ये 9 ऐसी लोकेशंस है जो नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। जैसे आपने अगर धुरंधर मूवी देखी हो तो उसके पार्ट 2 में जो फाइनल शोडाउन होता है, जहां पर आपस में सब लोग लड़ पड़ते हैं, वो होता है मरकज तैयबा मुरीद के। तो ये सब हमें जगह पता थी पाकिस्तान में
कि यहाँ पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग वगैरह होती है। कुछ जगह इसमें से मेनलैंड पाकिस्तान में, और कुछ जगह कहाँ पर है, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर किया हो। जैसे यहाँ तक तो आर्टिलरी शेल्स भी चले गए होंगे, पर यहाँ पर आपको मिसाइल्स ब्रह्मोस ही फायर करने पड़े। तो हमने पूरा जो कुछ था हमारे पास बहुत बड़े स्केल पे फायर किया पाकिस्तान में, और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ दिया पूरी तरह से। इसके बाद हमें पता था 100% कि अब पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा, और उसने किया भी। उसके पास जो ड्रोन्स वगैरह थे उसने उससे फायर किया। उनका टारगेट क्या था, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्होंने हमारे मिलिट्री कैंप्स, हमारे एयरफोर्स स्टेशंस और हमारी सिविलियन लोकेशंस पे बहुत ड्रोन्स वगैरह फायर। मैक्सिमम चीजों को हमने रोका, न्यूट्रलाइज किया, पर कुछ चीजें हमारे एयरफोर्स स्टेशन या किसी आर्मी कैंटोनमेंट्स पे आके हिट करी गई होंगी, जिसकी वजह से 6 लोगों का हमें लॉस हुआ। एक वर्ड यूज किया जाता है शहीद, कि ये 6 लोग शहीद हो गए, पर आप देखोगे आर्मी में या मिलिट्री में शहीद वर्ड नहीं यूज करते, वो लिखते हैं KIA, किल्ड इन एक्शन। तो इन 6 लोगों ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। एक बार आप इन 6 लोगों के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को अभी पता लग रहा है, अभी मतलब सरकार ने अभी ये पब्लिकली बताया है, तो इनकी फैमिलीज को सब कुछ नहीं पता, तो उनको सब कुछ बता दिया गया होगा। पर कई बार ऐसी चीजों को सरकार कुछ देर तक नहीं भी पब्लिकली रिवील करती। ऐसा नहीं बोला था, शहीद का वर्ड नहीं, उनसे बोला गया था डैमेज। तो उन्होंने ये नहीं बोला था, नहीं, उन्होंने बोला था कि हमारा मेन मोटिव ये नहीं था कि हमने डैमेज नहीं करवाना, हमारा मेन मोटिव था कि एनिमी टारगेट सारे डिस्ट्रॉय करने, जो हमने कर लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको याद है बहुत साल पहले इंडिया और चाइना की फौजें गलवान में लड़ पड़ी थी 2021 के बाद। हमने बता दिया था कि भाई हमारे, उसमें मूवी भी आ रही है गलवान पे सलमान खान, हमने बता दिया था कि भाई हमारे 20 सोल्जर्स ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया, जिसमें कर्नल भी थे, कर्नल संतोष बाबू। चाइना ने आज तक कभी भी पब्लिकली बताया नहीं। अब पाकिस्तानी देख लो, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को क्या लॉस हुआ, इनके कौन से टेररिस्ट मरे, कुछ नहीं, इन्होंने नहीं कभी भी बताया। इंडिया इन सब चीजों को कभी भी ऐसे छुपाता नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, पर सही टाइम जरूरी होता है। अब इसका क्या मतलब है, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप कभी भी ये नहीं बताते कि हाँ हमारे कोई एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ, सोल्जर्स का लॉस हुआ था, आप उस सब के बाद बताते हो। उस सब के बाद क्या हुआ, दुनिया में कुछ ना कुछ चलता रहा, ईरान वॉर, ये सब चीजें। शायद ये एक बड़ा रीजन होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अभी नहीं, हम कुछ देर बाद ये इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली बताएंगे। बाकी आर्मी एयरफोर्स में तो पता ही होगा, और इनकी फैमिलीज को भी सारा कुछ बता दिया गया होगा। एक होता है कि पूरी कंट्री के सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनली अब जाके रखी गई। बाकी जो इनको जो अवार्ड्स वगैरह थे, वीर चक्र, वो सब पहले दे चुकी है सरकार। आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं पहले एक बार आप खुद समझो, फिर मैं आपको समझाऊं। ये है चंडीगढ़, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैप देख लिया आपने? ओके। जो आपको जितना समझ में लगता है समझने की कोशिश करो, वो एक्चुअल न्यूज है, ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। मैंने तो आपके लिए और बड़ा कुछ लगा दिया कि तीनों क्लेम करते क्यों है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितना समझ सकते हो समझो, फिर मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग न्यूज है, पर मैं चाहता हूं आपको अच्छे से समझा दूं। चलो बताओ, सब कुछ शुरू कहां से होता है? पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से, शुरू कहां से होता है?
जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से, पंजाब से। अच्छा, पंजाब से सब कुछ शुरू होता है। 1966 पे जाए कि उससे भी पीछे जाना पड़ेगा? हमें उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं 1947 में। क्या हुआ था? जब इंडिया और पाकिस्तान अलग किए गए, उससे पहले पंजाब बहुत बड़ा होता था, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो भी पंजाब का पाकिस्तान में। अगर आप देखो, ये सारी इनकी पंजाब प्रोविंस है। इनकी एक ही तो काम की प्रोविंस है जहां कुछ होता है, खेती वगैरह होती है, पंजाब प्रोविंस, ठीक है। तो पहले तो बहुत बड़ा जो एक पंजाब एम्पायर था, उसका आज बहुत बड़ा हिस्सा रह गया है पाकिस्तान। एक और नुकसान हुआ पंजाब को, पंजाब की कैपिटल, इकोनॉमिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर लाहौर, उधर रह गया। आपको बताना चाहिए, लाहौर में बहुत बड़े हिंदू और सिख ट्रेडर्स हुआ करते थे। जब पार्टीशन हुआ, उनको सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा। वो उनकी कहानी है असल में। ओके, बताओ लाहौर इधर क्यों नहीं दिया गया? कौन सा बंदा था जिसने लाइन ड्रॉ की? हम आज भी उसके नाम से इस लाइन को डिनोट करते, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने लाहौर इस तरफ क्यों नहीं रखा, उस तरफ क्यों रखा? उसका ये लॉजिक था, उसने बोला चाहे आप वेस्ट पाकिस्तान देख लो, चाहे आप ईस्ट पाकिस्तान देख लो, आज का बांग्लादेश, इनके पास तो कोई शहर ही नहीं बचेगा। बताओ, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बड़े शहर कौन से थे? कोलकाता, वो तो चलो मद्रास, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और आज का चेन्नई, सब कुछ यहाँ पर हो गया था। तो उनके पास बचा गया। तो उसने बोला देखो भाई, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मुझे एक शहर तो उनको देना ही देना है, और मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो हो सकता है लाहौर। इसलिए आपको बताओ, आज लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के बगल में यहाँ पर है, पर उनका पार्ट। तो 1947 में पहले तो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा वहां रह गया और पंजाब की कैपिटल वहां रह गई। अब क्या बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी कि पंजाब को कैपिटल दो। तो 1950s में काम शुरू होता है चंडीगढ़ कि ये बनेगी कैपिटल, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि पंजाब की एक डिमांड थी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट चाहिए, एक सूबा चाहिए। बताओ, इंडिया में पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी, लिंग्विस्टिक बेसिस होता है लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश। पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी आंध्र प्रदेश। शुरू में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाओं के बेसिस पे स्टेट्स ना ही बनाई जाए तो ज्यादा अच्छा है, पर प्रोटेस्ट हुए, बड़ा कुछ हुआ, आंध्र प्रदेश पहली बनी। आगे जाके पंजाब के लोगों ने भी डिमांड किया कि हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट बनाकर दो। 1965 में वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान में, और उसमें यहाँ के लोग बहुत बढ़िया से सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, फोर्सेस को। तो फाइनली 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाती है कि जो पंजाब की डिमांड हम पूरी कर देंगे, पंजाब बनेगा एक स्टेट और लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेगा। जो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है पंजाब सिख धर्म के लोगों के लिए बना, ऐसा नहीं है, पंजाबी भाषियों के लिए बना। जो हिंदी वाले तो इधर हो गए और पंजाबी भाषी इधर हो गए। फाइनली तब जाके ये स्टेट पंजाब बनी, जो आप आज जानते हो, अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। तो आज आप ये जो पंजाब, हरियाणा ये सब देखते हो, ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के बाद हुआ। आज का पंजाब ऐसा हो गया, पंजाब से हिंदी बोलने लोग, यमुना के उस पार लोग हरियाणा में चले गए, और पंजाब से कुछ टेरिटरी एक यूटी का पार्ट बनती है, आगे जाके उस यूटी का नाम हो जाता है हिमाचल प्रदेश। बताओ, पंजाब से हरियाणा अलग पहले हुआ कि पंजाब के लिए कैपिटल बननी पहले शुरू हुई? कैपिटल बनी 1950s में शुरू कर दी गई थी, और ये सब कुछ हुआ 1966 में। अब पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया गया। अब हरियाणा के लिए अलग कैपिटल बनाने से अच्छा हरियाणा ने बोला इसी को हमारे साथ शेयर करवा दो। तो चंडीगढ़, जो इसलिए बनाई जा रही थी कि लाहौर उधर रह गया, उस चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। पंजाब से कुछ हिस्सा, ये कांगड़ा वाला जो हिस्सा है वो हिमाचल में चला गया, आगे जाके हिमाचल भी एक स्टेट बन गया। चलो बताओ, चंडीगढ़ पे पंजाब और हरियाणा क्यों क्लेम करेंगे? ये तो समझ में लगता है, ये तो दिख रहा है। ये हिमाचल के लोगों ने क्लेम करना क्यों शुरू कर दिया? और वो भी बड़ा अजीब सा क्लेम। कितना क्लेम मांग रहे हैं वो? कितने परसेंट? 7.19%। अब ये क्या मतलब हुआ? इन्होंने बोला जब 1950s में चंडीगढ़ बन रहा था
तब क्या क्या टेरिटरी एक साथ थी, पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट ऑफ हिमाचल, उसमें हमारे कुछ लोग भी तो थे, उनका भी तो हिस्सा आया चंडीगढ़ में। ठीक है, आज वो लोग हमारी तरफ आ गए। बताओ, इंडिया के रिसोर्सेज किसके रिसोर्सेज है? हमारी तो रिसोर्सेज है। क्या उस पर मेरा कुछ हिस्सा बनेगा? हाँ, बहुत छोटा सा, तो मेरा भी हिस्सा है। अरे समझ में लग रहा है कि नहीं समझ लग रहा? अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा हिस्सा भी तो आएगा मेरे साथ। तो ये हिमाचल का क्लेम था। अब आप एक बार फिर से पढ़ो, अब आपको सब समझ में लग रहा है। आज चंडीगढ़ जहां पर है उसके लिए जो जमीन है वो एक टाइम पे जो खरड़ एरिया पड़ता है, अभी भी आपको पता है खरड़ एरिया, उसमें से निकाली गई थी। ये एक पंजाब का बहुत बड़ा लॉजिक था कि हमें मिलना चाहिए। फिर चंडीगढ़ बनाने में पंजाब ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी तब किया था, क्योंकि उस टाइम पंजाब फाइनेंशियली काफी अच्छी स्टेट था। फिर 1985 में राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड हुआ था, वो कभी भी लागू नहीं हो पाया, पर उसमें ये लिख दिया गया था कि चंडीगढ़ का सारा कंट्रोल पंजाब को दे दिया जाएगा। ये पंजाब इसको लेकर आज तक बोलता है कि आपको इसको लागू कर देना चाहिए। हरियाणा का लॉजिक ये है कि जमीन तो हमारी भी यूज हुई थी, अंबाला का भी कुछ एरिया यूज किया गया था, ओके। इसके अलावा हरियाणा का ये कहना है, देखो हरियाणा ने बड़ी बार ये रखी चीज कि हम चंडीगढ़ के ऊपर से अपना कंट्रोल, अपना शेयर छोड़ देंगे 40% पंजाब के लिए, पर शर्त ये है कि पंजाब SYL को पूरा करे। SYL है सतलुज यमुना लिंक, सतलुज का पानी यमुना में छोड़ना। बताओ, क्या SYL कैनाल बनी हुई है? बनी हुई है, पर उसमें पानी नहीं, क्योंकि पंजाब सतलुज का पानी छोड़ता नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है पंजाब हरियाणा के बीच में। और हिमाचल का क्लेम बड़ा सिंपल है। हिमाचल का क्लेम है कि हमारे लोग थे, उनका भी कुछ हिस्सा बनता है। तो रिसेंटली हिमाचल के CM हरियाणा स्पीकिंग एरिया मतलब ऐसे नहीं हुआ था, मैं आपको बताता हूं। अब ये जो एरिया है, क्या इसके अलावा भी पंजाबी बोली जाती है? यहाँ भी कुछ कुछ एरिया में बोली जाती है, यहाँ भी, जैसे कांगड़ी अगर आपने सुना, ठीक है। तो ये ना बड़ा लूज सा तरीके से बॉर्डर्स बनाए गए। अब जैसे बहुत सारे सिख्स अंबाला में रहते हैं, करनाल तक भी बहुत बड़ी सिखों की पॉपुलेशन रहती है, ऐसे ही पंजाब के भी, जैसे अगर आप इस एरिया में चले जाओगे, यहाँ पर बागड़ी वगैरह बोली जाती है। तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि तू क्या बोलता है पंजाबी इधर, तू क्या बोलता है बागड़ी उधर, क्योंकि आपको पता है जब भाषाएं बदल रही होती है ना, अब जैसे आप पंजाब से हरियाणा की तरफ आओ तो पंजाबी खत्म होगी, पर एकदम से नहीं, धीरे धीरे। इस वजह से आपको ये बॉर्डर में अभी भी थोड़े थोड़े डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। हरियाणा का बड़ा सिंपल लॉजिक है कि हम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के रिसोर्सेज से अपना कंट्रोल छोड़ देंगे अगर SYL हमेशा के लिए लागू हो जाए, पर वो भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। ये हैं पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, इनको अभी रिसेंटली मिले हिमाचल के CM, ठीक है। बताओ, हिमाचल के CM इनको मिलकर क्यों कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा भी क्लेम होना चाहिए? तो पंजाब के गवर्नर है। तो चंडीगढ़ एक एक्सेप्शन है, वैसे यूनियन टेरिटरीज में LG होता है, चंडीगढ़ में LG नहीं है। चंडीगढ़ में जो पंजाब का गवर्नर होगा वही ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी कहलाया जाएगा। तो बताओ, तीनों में से सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है चंडीगढ़ पे? पंजाब का। 60% तो वैसे ही ऊपर से जो भी पंजाब का गवर्नर होगा वो ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। पर आप हरियाणा के भी ऑफिसेज वगैरह देखोगे, वो भी आपको मिलेंगे। हरियाणा ना बेफालतू में फंसा हुआ है। बताओ, हरियाणा की कैपिटल ये है, पर हरियाणा की मेन इकोनॉमिक पावर कहाँ है? यहाँ, ये गुड़गांव वगैरह, तो उनको उधर जाना है, उनको यहाँ पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, पर वो फंसे हुए, उनको पूरी स्टेट पार करनी पड़ती है। तो इवेंचुअली आप देखोगे अगले 10-15 साल में हरियाणा खुद ही क्लेम छोड़ेगा, और ये होना ही होना है। या वो कुछ ऐसी चीज फंसा देंगे कि हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ भी होगी, गुड़गांव वाला एरिया भी होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली वो वहां जाना चाहते हैं, उनका वहां से सब कुछ आता है। और हिमाचल तो चलो, हिमाचल का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं है हिमाचल का। हाँ, कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू में बने थे, उसमें हिमाचल ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था, उन प्रोजेक्ट्स में हो सकता है हिमाचल अपना हिस्सा मांग ले। ठीक है, आगे चलते हैं। Last week I was reading one article. So during 1966, Punjab was India's फाइनेंशियली सबसे बेस्ट, richest state. और आज पंजाब की हाल बहुत खराब है। क्यों? And now Haryana's Gurgaon's GDP is more than whole Punjab GDP. देखो, एक तो हरियाणा को जो गुड़गांव में फायदा मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि दिल्ली लिमिटेड है। तो जब दिल्ली, जैसे मोहाली क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि चंडीगढ़ लिमिटेड एरिया में, उसके बाद जो एक्सपेंशन होनी थी वो मोहाली की तरफ चलेगी। ऐसे ही हरियाणा को बहुत ज्यादा फायदा मिल गया गुड़गांव से, बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह बन गए। अब पंजाब की प्रॉब्लम क्या है? वही वो पुरानी सोच कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, उसी के लिए काम करो, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ फोकस नहीं करना।
जब तक रियलाइज किया कि प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करते करते सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ नहीं हुई, तब तक बाकियों ने सारी अपॉर्चुनिटी ले ली। जैसे तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, इन सब ने सारी इंडस्ट्रीज को ले लिया। अब पंजाब चाहता भी है इंडस्ट्रीज, आपने सुना होगा प्रोग्रेसिव पंजाब के नाम से होता भी है, पर अब आप लेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। तो ये एक न्यूज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कि हाँ इंडिया में कुछ ड्रग प्रॉब्लम, ठीक है, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। इंडिया की बदकिस्मती देखो, हमारी दोनों डायरेक्शंस, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ बहुत बड़े स्केल पे ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ड्रग ट्रेडिंग कंट्रीज है। आपको अगर कभी पूछा जाए गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज आती हैं, गोल्डन क्रिसेंट में कौन सी कंट्रीज आती है, आपको नाम पता होना चाहिए। क्रिसेंट पता है क्या होता है? क्रिसेंट जैसे बनाना नहीं होता, बनाना वैसा सा होता है क्रिसेंट। अच्छा, यहाँ पर मैप भी ठीक नहीं है, मैं आपको ठीक कर देता हूं। ओके, तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की कंट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कभी पूछा जाए गोल्डन क्रिसेंट, तो ऐसे एक बनाना टाइप चीज है जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और अगर आपसे पूछा है गोल्डन ट्रायंगल, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। इन दोनों कंट्रीज में, इन दोनों ग्रुप ऑफ कंट्रीज में बहुत बड़े स्केल पे ड्रग की प्रोडक्शन, ड्रग का ट्रेड होता है। बताओ इंडिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के लिए क्या है? एक तो बहुत बड़ी मार्केट, सीधे सीधे मार्केट ही है, यहीं बगल में बनता है, बगल में इंडिया में भेज देते हैं। दूसरा, ये लोग इंडिया को यूज करते हैं अपने ड्रग को पूरी दुनिया में भेजने के लिए। क्यों? जब सबको पता है कि यहाँ पर ड्रग की प्रोडक्शन ज्यादा, तो वहां थोड़ी ज्यादा नजर रखी जाती है, तो एक बार इंडिया में भिजवा देते हैं और यहाँ से इसका ट्रेड दुनिया भर में करवाया जाता है बहुत बड़े स्केल पे। और हमारी किस्मत खराब क्या है कि हमारे अगल बगल में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और जब कहीं पर ज्यादा प्रोडक्शन होती है किसी चीज की, तो वो इजिली अवेलेबल होती है। अब जैसे आपने सुना होगा पंजाब का बड़ी बार नाम आता है कि भाई पंजाब में बड़ी ड्रग की प्रॉब्लम। देखो इसको, मान लो पाकिस्तान से ड्रग इंडिया भेजना है, बताओ गुजरात से क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि पाकिस्तान और गुजरात का बॉर्डर पे आता है कच्छ, और वो खुला डेजर्ट है। कोई भी चीज आप लेके जाओ, साथ ही पकड़े जाओगे, बीएसएफ गोली मारेगी आपको। बताओ राजस्थान से क्यों नहीं भेज सकते? सारा का सारा थार डेजर्ट, भाई वहां ये सब चीजें हो ही नहीं सकती। ओके, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, अब पंजाब आ गया। पंजाब से ऊपर चलते हैं, पंजाब के ऊपर क्या है? जम्मू। और वहां पर आर्मी लग जाएगी, और वहां टेररिज्म की दिक्कत है, वहां तो ये सब चीजें सहेंगे नहीं। वो सिर्फ एक जगह बची पंजाब। और पंजाब में एक और प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से ही खेत शुरू हो जाते हैं। अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा, ऐसे कुछ कदम ही नहीं चलना पड़ता, साथ ही खेतों में ये सब चीजें छुपानी बहुत ईजी। इस वजह से पंजाब के थ्रू इतना ज्यादा सप्लाई आती है, और जब पंजाब के थ्रू आ रही है तो पंजाब में जिसको ये सब करना है उसके लिए तो इजीली अवेलेबल हो ही गया। और ये है मेन प्रॉब्लम। समझ में लगा? गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट। पता नहीं भाई किसने रखा है, बोलते तो यही है इनको। हाँ हाँ, काम तो सारे गलत है, बिल्कुल। बहुत पहले से यही टर्म यूज की जाती है, गोल्डन ट्रायंगल। मैं समझा नहीं। नारकोटिक्स एक बड़ी टर्म है, ड्रग्स एक, देखो ड्रग तो दवाई को भी बोलते हैं। ड्रग्स तो आप जो नॉर्मल फार्मेसी पे जाते हो उसको भी ड्रग स्टोर ही बुलाते हैं। ड्रग्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे पाउडर्स होते हैं जो बॉडी में वो काम करवा देते हैं जो बॉडी खुद भी कर सकती है, पर उसको जल्दी करवाते हैं। जैसे बॉडी खुद भी अपने आप को हील कर सकती है, पर आप ड्रग्स और दवाई लोगे जल्दी हील होगे। बॉडी खुद भी अपना पेन कम कर देगी, पर आप ड्रग्स या दवाई लोगे तो जल्दी ही ठीक होगा। अब बॉडी अपने आप को मेंटली खुद भी स्टेबल करती है, पर बॉडी उसके लिए टाइम लेती है। जैसे आपको नींद चाहिए, सब चाहिए, ड्रग्स उस प्रोसेस को जल्दी कर देते हैं, तो लोगों को एक हाई मिलता है, उनको लगता है नहीं हमको बड़ा अच्छा लग रहा है वो, इस वजह से ड्रग्स की कंजम्पशन की जाती है। चलो बताओ, केमिस्ट्री में
उस चीज को क्या बुलाते हैं जो प्रोसेस को तेज करे? Catalyst. कैटलिस्ट। तो ये जो ड्रग्स वगैरह है कैटलिस्ट होते हैं सिंपली। अब आप बीमार हो गए तो आपने वैसे भी ठीक होना ही होना है, पर आप पैरासिटामोल लोगे थोड़ा जल्दी हो जाओगे। सर दुख रहा है तो वैसे भी ठीक होना ही होना है, सर दर्द की दवाई लोगे तो जल्दी हो जाएगी। तो ये सब कैटलिस्ट होते हैं जिनको बहुत बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। सर ड्रग के केसेस सर अपने यहाँ opiums के जो अपने- हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा रेगुलेटेड और बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। वो नहीं आप ऐसे ऐसे तो अब इंडिया में हर तरह का वेपन भी बनता ही है, पर ऐसे तो ना आपको सड़क चलता बंदा वेपन लेके देखने को मिल जाएगा। तो हमने इन सब चीजों को फिर भी बहुत ज्यादा रेगुलेट किया। आप देखो इंडिया में राइफल्स बनती है बहुत ज्यादा, पर ऐसे अवेलेबल थोड़ी ना। अगर गैंग्स वगैरह को चाहिए होती तो ये या तो वो कट्टे वगैरह यूज करते हैं या ये नेपाल वगैरह से राइफल मंगाते हैं। इंडिया की मेड राइफल तो इंडिया में कभी यूज हो ही नहीं सकती। तो हमने उन सब चीजों को अच्छा रेगुलेट किया हुआ है, इन्होंने रेगुलेट नहीं किया हुआ। इनके यहाँ पर अनकंट्रोल तरीके से, जैसे अफगानिस्तान में सारा ड्रग तालिबान के अंडर ही बन जाता है, ये प्रॉब्लम है। बताओ हमारी कंट्री में जब भी ड्रग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कौन सी बॉडी काम करती है? एनसीबी। एनसीबी की फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको याद हो आज से कुछ साल पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अरेस्ट कर लिया गया था, वो सारा एनसीबी का केस था, बहुत बड़ा मुद्दा बना था वो। उसका नाम था संजय वानखेड़े, ऐसे कुछ, समीर वानखेड़े। हाँ चलो, अब ये तो अब हमको क्या पता भाई किसने क्या किया क्या नहीं किया। चलो बताओ, अगर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एनसीबी को बुलाया जाएगा। अगर करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किसको बुलाया जाएगा? जैसे कि कोई क्राइम स्पॉट पे बहुत सारी करेंसी मिली, फिर ईडी को बुलाया जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। पिछले हफ्ते आपको बताया था ना, जो काम दुनिया में ग्लोबली एफएटीएफ करता है वो काम इंडिया में ईडी करता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। आगे चलते हैं। टाइटल पढ़ो, पहला पैराग्राफ पढ़ो और इस मैप को अच्छे से देखो, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बताओ कच्चा तीवू आज किसका है? पहले किसका था? पहले किसी का भी नहीं था, पहले डिस्प्यूटेड था। और क्योंकि यहाँ इंसान नहीं रहता तो डिस्प्यूट बहुत गरमाते नहीं थे, मछुआरे कभी कभी इसको यूज कर लेते थे। ठीक है, एक ऐसा आइलैंड जो दोनों में से किसी का नहीं था, वो इंडिया ने इंटेंशनली श्रीलंका को दे दिया। बताओ इससे बहुत ज्यादा नाराज कौन है? सबसे पहले तो तमिलनाडु वाले, वही बड़ा दुखी, क्योंकि उनको श्रीलंका पसंद नहीं है। श्रीलंका ने एक टाइम पे तमिलियंस को मारा था जब वहां पर वॉर हुई थी, और ऑपोजिशन पार्टीज बड़ा शोर मचाती है। अच्छा बताओ, क्या कच्चा तीवू वापस आ सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू कच्चा तीवू को श्रीलंका को दे दिया। अच्छा कब दिया था? 26 जून 1973। चलो बताओ लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया? पता होगा आपको, ये इंदिरा गांधी का वो वाला टाइम चल रहा था, बस इसके कुछ ही दिनों बाद क्या लगने वाला है इंडिया में? इमरजेंसी लगने वाली। तो इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पावर ग्रैब करके बैठ गई और उनको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। जब लोगों ने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया, उन्होंने पकड़ के नेशनल इमरजेंसी लगा दी। तो ये जो चीज थी एक गलत थी, कर ऐसी सब स्ट्रेटेजिक चीजें ऐसी। अच्छा बताओ उनकी इंटेंशन क्या रही होगी? इंटेंशन तो उनकी यही थी कि चलो गुड फेथ में दे देते हैं, श्रीलंका के साथ आगे जाकर रिलेशन ठीक रहेगा। पर पता नहीं उसका कोई ज्यादा फायदा हुआ कंट्री को कि नहीं हुआ। हाँ डिस्प्यूट बहुत हुआ। आज भी तमिलनाडु और ऑपोजिशन पार्टीज इस दिन को याद करती हैं जब कच्चा तीवू का कंट्रोल श्रीलंका को दे दिया गया था। यहाँ पर हमारे जो मछुआरे जाते हैं उस पर कई बार श्रीलंका की नेवी अटैक वगैरह भी कर देती है। तो काफी डिस्प्यूट हुआ था। सर इस रीजन में से एक जो एक क्रूज और जो राम सेतु है ना, कैसे जाएंगे? ये तो क्रॉस नहीं करते नहीं कर ही नहीं सकते राम सेतु।
ये राम सेतु है ना सारा का सारा। राम सेतु एग्जैक्टली सच में एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको लगे नहीं सारा खाली, यहाँ से कोई शिप नहीं निकल सकता, तो जो शिप्स वगैरह है या तो यहाँ से निकल के जाते हैं, पूरा घूम के जाते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते। एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की मूवी है राम सेतु, अगर उस मूवी को थोड़ा अच्छे से बनाते तो बहुत अच्छी मूवी हो सकती थी, पर वो आपको पता है अक्षय कुमार थोड़ा जल्दबाजी में मूवियां बनाते हैं, तो आप फिर भी अगर उसको देखोगे आपको बड़ा कुछ जानने को मिलेगा कि क्या राम सेतु सच में कोई स्ट्रक्चर है, क्या वहां सच में पत्थर है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा उस मूवी में। चलो बताओ। नहीं होती यहाँ से। कोरल रीफ अलग चीज होती है, राम सेतु कोरल रीफ नहीं है। कोरल रीफ होती तो फिर ये कहानी का कोई लॉजिक ही नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, कोरल रीफ तो नेचुरली बनती है ना, और कोरल रीफ होती है पानी के नीचे। राम सेतु तो जस्ट पानी के सरफेस के बगल में ही है, कोरल रीफ थोड़ा डीप होती है। आप क्या बोल रहे हो? या तो नीचे से पूरा श्रीलंका घूम के जाओ। अगर आप ये मूवी देखोगे ना राम सेतु, उसमें यही तो लड़ाई है। एक शिपिंग कंपनी बोलती है हमने यहाँ से शिप गुजारना है, तो हमको ये जो राम सेतु का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। तो हिंदूज बोलते हैं ऐसे कैसे तोड़ोगे? तो शिपिंग कंपनी बोलती है कि ये ना हिंदूज को गलत लॉजिक है, ये कोई धार्मिक चीज है ही नहीं। तो कोर्ट बोलता है अगर आप प्रूव कर दो ये कोई धार्मिक चीज नहीं तो तोड़ लेना। तो ये थी, आप वो मूवी का थोड़ा सा देखना, लॉजिक आपको ठीक लगेगी वो। ठीक है, चलो बताओ यहाँ कौन सा ब्रिज है? पंबन ब्रिज। और ये क्या है? धनुषकोडी। आपको बताना चाहिए धनुषकोडी में फ्लेमिंगो सेंचुरी भी है तमिलनाडु की। ठीक है, बस धनुषकोडी बार खत्म हो जाता है एरिया। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको तो बाद में पढ़ते हैं। अगर आप में से कोई ये जितनी इंफॉर्मेशन है उसमें से थोड़ी थोड़ी पढ़ के मुझे ये बता सके एनएफएसए का मतलब क्या, पढ़ो पहले उसके बाद जवाब देना। वो तो फुल फॉर्म ठीक है, पर चलो ठीक है ऐसे बताओ इसका लॉजिक क्या है, पहले थोड़ा पढ़ो उसके बाद समझाना। न्यूज क्या कह रही है कि सरकार एनएफएसए में थोड़े अमेंडमेंट्स करने जा रही है, जैसे राशन जितना किलो था वो बदल देगी थोड़ा। ठीक है, वो तो समझ गए हम, पर आपको पहले ये समझाना है एनएफएसए का लॉजिक क्या है। बिल्कुल, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? बड़ी सारी टर्म्स होती है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये मतलब क्या होता है इनका? फूड सिक्योरिटी का मतलब है इंडियंस को जितना अनाज चाहिए सरकार को अरेंज करना ही करना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब इंडिया को जितनी एनर्जी चाहिए सरकार को अरेंज करनी। ओके, अच्छा बताओ, फूड सिक्योरिटी इंडियंस को जितना अनाज चाहिए सरकार को अरेंज करना ही करना पड़ेगा। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है फिर सरकार को फिर भी अरेंज करना पड़ेगा। हमने अपनी कंट्री में जितनी भुखमरी की हिस्ट्री देखी है, अब हम उस पर दोबारा वापस नहीं जा सकते। तो एनएफएसए में क्या होता है, सरकार कुछ अलग अलग लेवल पे काम करती है। सबसे पहले जिनके पास पैसा है तो उनको सरकार मेक श्योर करेगी मार्केट में गुड क्वालिटी का सामान मिले। जिनके पास पैसा कम है उनके लिए सरकार सब्सिडाइज राशन, जो राशन शॉप चलते हैं, और जिनके पास पैसा है ही नहीं उनको सीधे राशन की सप्लाई फ्री। तो सरकार अलग अलग लेवल पे काम करती है। बताओ इन तीन अलग अलग लेवल पे काम करने से सरकार क्या चीज अचीव कर रही है? फूड सिक्योरिटी। ओके, अब आप पढ़ो कि क्या बदलाव करना चाह रही है सरकार। अभी तो वैसे ये ड्राफ्ट है, अभी सरकार बोली हम ऐसा करना चाहते हैं, हम 13 जुलाई तक लोगों का वेट करेंगे, लोग अपना जो भी फीडबैक वगैरह हमें दें उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। क्या आप इसे कोई बता सकता है ये AAY क्या होता है? ये देखो यानी आप ऐसा करो, उसको छोड़ो, यहां से पढ़ लो। इसके बाद वहां लिखा हो, यहां से शुरू हो जाओ पढ़ना, और कम से कम यहां तक तो पढ़ो, रीजंस भी पढ़ो, आपको लॉजिक समझ में लग जाएगा सरकार करना क्या चाह रही है।
चलो बताओ इन तीनों में से किस लेवल किस स्टेज को खत्म कर देना चाहिए? पहले स्टेज में जिनके पास पैसा, सरकार उनको गुड क्वालिटी ठीक प्राइस में राशन मिले ये मेक श्योर करती है। दूसरे स्टेज में जिनके पास कम पैसा उनको सब्सिडाइज करते हैं। तीसरे में फ्री में। क्या चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, फ्री वाला खत्म हो जाना चाहिए। होता क्या है, लोगों की धीरे धीरे मोटिवेशन टू वर्क खत्म हो जाती है कि सरकार ने फ्री राशन देना तो है। सब्सिडी में कोई दिक्कत नहीं है। राशन शॉप्स होती है तो 1 किलो चावल मान लो राशन शॉप पे 15 रुपए का, तो सच में 1 किलो चावल 15 रुपए का थोड़ा आता है। मान लो 1 किलो चावल सरकार को 40 रुपए का पड़ा, 25 रुपए सरकार ने दिए, 15 रुपए आपको देना, तो सब्सिडी बिल भी ठीक है। और ये फ्री राशन वाली चीज दुनिया में जिस भी कंट्री ने करी है उसका नुकसान नहीं हुआ है। लोगों की मोटिवेशन टू वर्क खत्म होती है। एक्चुअली में ये सरकार का मेन मोटिवेशन फ्री राशन को देना इज नॉट ऑब्जेक्टिव नहीं है फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारा जो बफर स्टॉक का इतना स्टॉक हो चुका है कि मतलब 10% 20% उसका वेस्ट होता है बाई रेन और ये चूहे और तो बेच दे। तो वो म्यूनसिपालिटी का नहीं, कोई एक बाकी जो सारी कंट्रीज जो हैं वो एक प्रीमियम ग्रेन क्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं। बांग्लादेश को भेज दो। बांग्लादेश क्यों, कैसे बांग्लादेश आपको ना कर? बांग्लादेश की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होगी? दुनिया की वन ऑफ द अभी हमने लास्ट मंथ अच्छा चलो ठीक है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को हमने भेजा फ्री राशन ना दे, उसी राशन की एथेनॉल बना ले। बट इथेनॉल बनाना सर ये तो वही हो जाएगा ना कि 100 रुपए की चीज से तुम 20 रुपए का आउटपुट ले रहे हो। फ्री में देने से तो 0 रुपए का आ रहा है। नहीं बट इनका ये है कि एक मतलब जैसे कुछ लोग इसको ये अच्छा आपको क्या लगता है, एनिमल लाइवस्टॉक्स के लिए भी यूज करते हैं। आपको क्या लगता है पंजाब और हरियाणा का राइस क्वालिटी वाइज अगर दुनिया में रखा जाए तो कहाँ आता है? टॉप पे, टॉप से नीचे तो बासमती तो टॉप से भी टॉप पे। पंजाब हरियाणा का जो राइस होता है ना ये दुनिया में बेस्ट राइस है। आप बेचने निकलो तो सही, कंट्रीज खरीदेंगे। सरकार वहां से खरीद के अच्छे प्राइस पे खरीद के, आप कभी एमएसपी देखना चावल पे क्या मिलता है। आई कम फ्रॉम फार्मर फैमिली। हाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एमएसपी जो देती है, जो मोटा वाला जो चावल होता है ना, जो हाइब्रिड कैटेगरी वाला जो चावल होता है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर जिसको यूज हुआ था, सिर्फ उसी के लिए देती है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट बाई बासमती, मंजीरा, दिस काइंड ऑफ कैटेगरी। क्योंकि बासमती भी इसलिए नहीं देती क्योंकि बासमती तो बिकना ही बिकना है, वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। वो देते हैं जिसको कुछ कुछ ब्रांड्स बोलते हैं रोजाना। मोटा वाला दाप। चावल हाइब्रिड वाला जो होता है। रोजाना क्या होता है ना, थोड़ा छोटा दाना होता है और वो डेली खाया जा सकता है। बासमती को रोज थोड़ा ना खा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एमएसपी देती है पंजाब हरियाणा के किसानों को और बहुत सारा चावल और कनक खरीदती है, उसका करती क्या है, वो राशन शॉप्स में जाता है और थोड़ा कहीं जाता है। पूरी कंट्री आपने देखा नहीं है कभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में रेलवे में भर रहे होते हैं, वो मालगाड़ियों में, वो राशन शॉप में जाता है। और राशन शॉप में बताओ सरकार ने खरीदा ज्यादा दाम में कि राशन शॉप में बेचा ज्यादा दाम में? सरकार ज्यादा दाम पे खरीदती है। अरे किसान नहीं लेते कम एमएसपी, बाकी स्टेटों में चल जाता है, पंजाब हरियाणा में आपको पता है तो इस पे कितना डिस्प्यूट होता है। यहाँ तो पूरा पैसा लेते हैं, ज्यादा पैसा देके सरकार लॉस पे राशन शॉप्स में सब्सिडी पे उस चावल को बेचती है। ठीक है, आप कह रहे हो एक्स्ट्रा, मैं आपकी बात मानता हूँ। हमारे पास ना पहले कैपेसिटी कम होती थी तो बहुत सारा सड़ भी जाता था एक्स्ट्रा, पर अगर सरकार चाहे तो उस राशन से एथेनॉल बना सकती है। सरकार चाहे तो वो देखो, राशन बिकना तो बिकना ही है। ये जो सारी की सारी सहारा कंट्रीज है इनके पास तो कुछ भी नहीं, हम बेच सकते हैं। नहीं, हम लोग इनको एक एज अ एड, अभी जैसे लास्ट मंथ हमने जिम्बाब्वे को भेजा था। आप बताओ एज अ एड क्यों देना है? आप पैसे कमाओ, सरकार डेफिसिट, या तो इंडिया गवर्नमेंट डेफिसिट में ना हो, सरकार तो डेफिसिट में, पैसे कमाओ बेच के। यूएन को दिखाने के लिए कि हम भी लाइक क्या फर्क पड़ता है, ना दिखाओ। क्या यूएन हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, ना दिखाओ। आप अपने सारे राशन को बेचो। तो ऐसा नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा राशन है तो नहीं, मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स ऐसे काम नहीं करती है। लॉजिक बहुत सिंपल है, इससे वोट भी मिलता है बहुत ज्यादा। ये जो राशन स्कीम्स होती है वोट बैंक के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये बोल रहा हूँ सरकार को आगे जाके तीसरी स्टेज खत्म कर देनी चाहिए, फ्री वाला राशन खत्म हो जाना चाहिए। सब्सिडी पे दे, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। किसी के पास कम पैसा है तो उसके घर में राशन ना पहुंचे, गलत बात है। और जिस जो पूरा पैसा दे रहा है उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। पर ये जो फ्री दिया जाता है इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार का खुद का पैसा लग रहा है प्रोक्योर करने में बहुत ज्यादा, पर जब वो फ्री पे दे देते हैं तो लॉस होता है बहुत ज्यादा, डेफिसिट में चली जाती है सरकार, भयंकर डेफिसिट में। और ये किया क्यों जाता है फ्री राशन? ये जनरली किया जाता है पॉलिटिकल बैंक के लिए,
वोट वगैरह के लिए। ये जो है, हाँ, तो ये जो केजी नंबर ऑफ केजीज है उसको पहले फैमिली के हिसाब से करते थे, पर्सन के हिसाब से कर देंगे, पर अब ये ड्राफ्ट है, जब ये हो जाएगा ना तब पढ़ाऊंगा आपको। ड्राफ्ट का मतलब पता है क्या, अभी पक्का नहीं है ये, पहले लोग इस पे अपना फीडबैक देंगे, उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी करना क्या। इसलिए मैंने आज आपका ज्यादा फोकस इस पे रखा, एनएफएसए पे। ये बाद में पढ़ेंगे अगर इसको उन्होंने फाइनली डन कर दिया तो। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और था हाँ। कि अगर किसी की फैमिली मेंबर्स में 6 लोग हैं हम्म। तो मैक्सिमम ऐसे 35 मिलेगा हाँ, या नहीं फिर कैपिंग हो जाएगी 35 की मैक्सिमम कैपिंग हो जाती है। असल में होने का लग गया था, लोग एनएफएसए के राशन को मार्केट में दोबारा बेचने लगे थे, इसलिए सरकार ने कैपिंग लगा दी। जैसे आपको पता होगा उज्ज्वला योजना में जो 1 साल में सिलेंडर लिए जा सकते हैं, पहले बहुत अलाउड थे, पर जब ये पिछले कुछ दिन पहले ये गैस की प्रॉब्लम हुई तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, सरकार ने 7 की लिमिट लगा दी कि ऐसे ना आप उज्ज्वला में सिलेंडर लेकर, क्योंकि आपको पता है बाहर तो ग्राहक ने खरीद ही लेना, 600 का लेकर 900 का बेचने लग जाए, 300 रुपए अपना, तो इसलिए सरकार कैपिंग लगा देती है कि ये बेनिफिट इतना ही उठाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले वेनेजुएला को एक मैप पे देखो, फिर वेनेजुएला में अर्थक्वेक किस शहर में है उसको देखो। बताओ जिस शहर या गांव में अर्थक्वेक आया होता है उसको क्या बुलाते हैं? जिस शहर या गांव में अर्थक्वेक आया होता है उसको बुलाते हैं एपिसेंटर। क्या अर्थक्वेक एपिसेंटर पे आता है? असल में एपिसेंटर के कई किलोमीटर अंदर आता है। एपिसेंटर तो अगर धरती के अंदर यहां अर्थक्वेक आया तो उसके ऊपर जो गांव या शहर होगा उसको एपिसेंटर बुलाएंगे। पहले वेनेजुएला के मैप को देखो, फिर पढ़ो हुआ क्या। पहले इसको देखो, फिर ऊपर वाली चीज पढ़ो, फिर मैं आपको न्यूज समझाता हूं। बताओ दुनिया में किस चीज का सबसे ज्यादा रिजर्व वेनेजुएला के पास है? क्रूड ऑयल का, पर वो उनकी जमीन के अंदर है, अभी उन्होंने बाहर निकालना नहीं है, और कच्चे तेल को बाहर निकालना भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है अपने आप, बहुत पैसा लगता है इस सबको करने में। आज सऊदी अरेबिया, यूएई जो इतना तेल का पैसा खा रहे हैं, इन्होंने कई सालों तक इन्वेस्ट किया। ठीक है, अगर आपने मैप देख लिया और ऊपर पढ़ भी लिया कि हुआ क्या, अब मैं आपको समझाता हूं। बताओ अर्थक्वेक दुनिया में आते हैं, हमें पता है, यहां पर कुछ बहुत अलग क्या हुआ। यहां 40 सेकंड के अंदर 2 अर्थक्वेक आए। पहले से जैसे लोग थोड़े से स्टेबल होने शुरू हो गए, अगले अर्थक्वेक की वाइब्रेशन आनी शुरू हुई। बताओ क्या अर्थक्वेक के बाद वाइब्रेशंस होती हैं? बिल्कुल, उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स, पर वो जनरली लो आते हैं। जैसे फिलीपींस में मेन अर्थक्वेक था 7.3 का शायद, और आफ्टर शॉक थे 5.2। यहां पर एक अर्थक्वेक आया 7.2 का, और उससे अगला है 7.5 का। तो जैसे ही लोगों ने समझना भी शुरू किया होगा, एक और अर्थक्वेक शुरू हो गया। ओके, मिसिंग का नंबर कितना है? मिसिंग का नंबर तो लाखों में है। तो जब अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंगें गिरती है, लोग बिल्डिंगों में फंस जाते हैं, उनको धीरे धीरे रेस्क्यू करना वो अपने आप एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ओके, चलो थोड़ा सा अब आपसे एक और चीज पूछता हूं। दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चे तेल का रिजर्व वेनेजुएला के पास है, तो आपके हिसाब से वेनेजुएला की फाइनेंशियल हालत या इकोनॉमिक हालत कैसी होगी? दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट। इनकी करेंसी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट डेप्रिशिएटेड करेंसी है। पता है आपको वेनेजुएला की करेंसी क्या होती है? इनकी करेंसी होती है बोलेवार्स, अगर आपने कभी सुना हो। बहुत बुरा हाल है वेनेजुएला का इकोनॉमिकली। जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, उसका इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है? सैंक्शंस के बिना भी इनका बहुत बुरा हाल है। क्रूड ऑयल के अलावा इन्होंने बाकी इकोनॉमिकल ऑप्शंस चूज नहीं किए ग्रो करने के लिए। क्या आप एक कोई और एग्जांपल बता सकते हैं दुनिया में रिसोर्सेज भर भर के पर इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी? क्या इंडिया में कोई एग्जांपल बता सकते हैं? झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, कुछ हद तक बिहार। अफ्रीकन, बिल्कुल, दुनिया में अगर कोई कॉन्टिनेंट ढूंढना हो जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, अफ्रीका। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री बताओ जिसके पास रिसोर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। जापान, जापान, आप देख लो उनकी इकोनॉमिक हालत देखो। तो इजराइल में भी टेक्निकली कोई मिट्टी में तो कुछ नहीं उनके रिसोर्स, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिसोर्स आपको हमेशा फायदा दे ये जरूरी नहीं है। ये वैसा ही हो गया, एक कैंडिडेट के पास एसी रूम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स है, अच्छा इंटरनेट है, और वो क्लियर करेगा, जरूरी नहीं है।
अब यूएई, सऊदी, इन सब के लिए रिसोर्सेज ने सब कुछ कर दिया। बताओ ये यूएई, सऊदी, ये सब जो है जिनको गल्फ कंट्रीज बुलाते हैं, इनकी तो रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और इसकी बहुत बुरी। क्यों? असल में इन्होंने लिया बहुत ज्यादा टाइम और इनको बहुत ज्यादा गाइड किया है यूएस और यूरोप ने। यहां पर क्या हुआ, जैसे ही कच्चे तेल की डिस्कवरी, इन्होंने सोचा बस अब तो तेल का ही धंधा करेंगे, सारी इकोनॉमी अपनी बंद कर दी और बस तेल तेल तेल। ऐसे नहीं होता है। क्रूड ऑयल को बाहर पंप करना, रिफाइनरियां बनाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सोचो, जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, जो ऑलरेडी हाथ में था वो खुद ही गवा लिया। और आज इस कंट्री की फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी है। जो भी इनकी फाइनेंशियल हालत थी, अब अर्थक्वेक के बाद ये और पीछे जाएंगे, इनका और बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। तो आपने वो शहर का नाम याद रखना है जहां ये अर्थक्वेक ने आके हिट किया, जो इस अर्थक्वेक का एपी सेंटर था। कहीं लिखा होगा ला ग्वार्डिया करके कुछ नाम है। तो उस शहर का नाम है, दिख रहा है कहीं आपको? मिल जाएगा, यहां पर होगा पक्का नाम। हाँ, लॉगेरा, ये रहा, ये है वो जगह एग्जैक्ट। ये है एपी सेंटर, जहां एपी सेंटर आया। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही डैमेज हुआ, डैमेज तो पूरी कंट्री का ही बहुत ज्यादा हो गया। ये जो सारा एरिया है ना, ये पता है पहली बार न्यूज में कब आना शुरू हुआ था? जब 1980s में यहाँ ड्रग की प्रोडक्शन, ये पैब्लो एस्कोबार से वेनेजुएला से नहीं था, वो बगल वाली कंट्री से था, कोलंबिया से। तब दुनिया ने पहली बार जाना इस एरिया के बारे में। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया। पिछले साल इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को भी किडनैप कर लिया था, तब भी दुनिया ने बड़ा इस एरिया के बारे में सुना। ओके, कैपिटल क्या होती है वेनेजुएला की? इनकी कैपिटल होती है कराकस, पता होना चाहिए आपको। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेत्रा। तो नेत्रा क्या है? नेत्रा असल में एक प्रोजेक्ट का नाम है जो एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है बहुत टाइम से। वैसे नेत्रा का मतलब क्या होता है? आंख, आई। क्या करते हैं नेत्रा में? एक एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। पता है आपको, हमारी कंट्री में तो हम एयरक्राफ्ट बना नहीं पाते, तो बाहर से एक एयरक्राफ्ट खरीदते हैं और उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा रडार लगा देते हैं। कल को अगर वॉर वगैरह होगी तो एयरक्राफ्ट हवा में काफी ऊपर चला जाएगा और क्या करेगा? ये जो करेगा ना, उसको बोलते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये ऊपर चला जाएगा, आसपास की कंट्रीज क्या कर रही है, उनकी एयरफोर्स क्या कर रही है, उसको ट्रैक करेगा और पूरे इंडियन एयरफोर्स को मैनेज करेगा। आप ऐसा करो, आप इस पर अटैक करो। ये असल में इसका काम। एक बार नेत्रा प्रोजेक्ट क्या है और इससे जुड़ी सारी जो न्यूज है उसके ऊपर मैंने समरी बनाई है। एक बार इस समरी को अच्छे से पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट पे ये रडार लगा नहीं था, ये असल में इंडिया में एयरक्राफ्ट खरीदा गया और फिर रडार लगाया गया। तो इसका काम है कि ये अर्ली वार्निंग और डिटेक्शन करे, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट एनिमी का आ रहा है हमारी तरफ, ये सब का इसका मेन काम है। ऐसे रडार ग्राउंड पे भी लगाए जा सकते हैं, पर ग्राउंड रडार्स की उतनी डिटेक्शन नहीं होती, इसकी ज्यादा डिटेक्शन होती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम, CABS। रडार का नाम क्या है? रडार का नाम है AESA रडार एक्टिव। ये सब चीजें एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो बताओ, इस टर्म का मतलब बताओ। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है जितनी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती करो और फिर उस इंफॉर्मेशन का बेस्ट यूज करो। अंग्रेजों ने 1887 में ब्रिटिश इंडिया में इंटेलिजेंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, IB,
तब इसको बुलाते थे सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। इंडिपेंडेंस के बाद हमने इसका नाम कर दिया इंटेलिजेंस ब्यूरो। शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस भी देखता था, फॉरेन इंटेलिजेंस भी देखता था, और प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी भी ये लोग ही देखते थे। पर आगे जाके फिर आईबी को बोला कि आप तो सिर्फ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस देखो, फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए रॉ बनाया गया, और प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी फिर आगे जाके एसपीजी को दे दी गई, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या आप इसे बता सकते हैं रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे हमारे पास रॉ और आईबी है, ऐसे ही पाकिस्तान के पास आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ओके, आईबी ने अपनी हिस्ट्री में बहुत काम किया, बहुत सारे ऑपरेशन मिशंस किए, पर आपको कभी भी न्यूज वगैरह में नहीं देखने को मिले। जैसे पिछले साल की बात करें, अगर आपको याद हो, पिछले साल दिल्ली के रेड फोर्ट के सामने कार ब्लास्ट होता है। एक डॉक्टर था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद हो, फरीदाबाद में, उस डॉक्टर की गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट था और उसने लाल किले के सामने उड़ा दी गाड़ी। पर एक्चुअल में वो जो अटैक होने थे वो और बहुत बड़े होने थे। वो तो सिर्फ एक गाड़ी और थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट था। मैक्सिमम तो पुलिस ने डॉक्टर्स अरेस्ट कर लिए थे और सारा अमोनियम नाइट्रेट सीज कर लिया था। किसका ऑपरेशन था वो? दिल्ली पुलिस का और हरियाणा पुलिस का, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में आता है। पर क्या सारी इंटेलिजेंस भी उसकी थी? उनकी थी नहीं। इंटेलिजेंस में ऑफ कोर्स आईबी का बहुत बड़ा रोल होगा, पर ये सब चीजें पब्लिकली कभी नहीं बताई जाती। आपको कभी कोई जिंदगी में बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा हाँ मैं आईबी में था पहले, अब मैं रिटायर हो गया, बहुत कम। तो ये इन ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत अच्छी बात है कि कैसे सीक्रेसी में सारा उम्र अपना काम भी करते हैं, लोग रिटायर भी हो जाते हैं, उसके बाद भी नॉर्मल सोसाइटी को नहीं पता लगने देते। आईबी के चीफ थे तपन कुमार डेका जी। अब उनकी जगह आएंगे महेश दीक्षित जी। आईबी हो, रॉ हो, ज्यादातर इनको आईपीएस ही संभालते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लोग, जो यूपीएससी के एग्जाम से ही बनते हैं। चलो मैं आपसे पूछूंगा ऑर्गेनाइजेशन, आप बताना उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। अब तो हमने बहुत सारी पढ़ ली। इसको एक टेस्ट मानो, आपका टेस्ट हो रहा है। एनआईए सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कब बना था? 2008 में। वो क्या चीज थी जिसने ट्रिगर किया एनआईए के फॉर्मेशन को? 26/11 के मुंबई अटैक्स। बताओ एनआईए का सबसे प्राइमरी रोल क्या है जो इनके अलावा इंडिया में, और मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुमने करना है। एंटी टेरर। बिल्कुल, एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन। एजेंसीज तो बहुत है हमारे पास, पर टेररिज्म को रोकने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो इंटेलिजेंस चाहिए, वो ये लोग करेंगे। जैसे वही लाल किले का जो सारा ब्लास्ट है वो एनआईए के पास है केस सारा का सारा। ओके, बताओ ईडी का सबसे प्राइमरी रूल क्या है? जो भी हमारी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, पैसे से जुड़ा हुआ जो भी क्राइम है वो ईडी देखेगा। ओके, बताओ रॉ का सबसे प्राइमरी रोल क्या है जो सबसे जरूरी रॉ ही करेगा और कोई नहीं करेगा? फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना, जो किसी भी तरह से कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कंट्री की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेम यही लॉजिक आईबी का है, बस फॉरेन इंटेलिजेंस की बजाय डोमेस्टिक इंटेलिजेंस वर्ड लगा दो, वो बन गया। चलो बताओ सीबीआई का क्या रोल? डोमेस्टिक क्राइम को कंट्रोल करना। जब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो सबसे हाईएस्ट बॉडी है सीबीआई। पुलिस से नहीं हुआ हैंडल और किसी बॉडी से, तो सीबीआई को बुलाया जाएगा। इंटर स्टेट क्राइम्स को। कंट्री के अंदर, इंटर स्टेट तो क्या ही होता है कंट्री के अंदर। अगर इंडिया के अंदर कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन है तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे सीबीआई कर सकती है। ईडी बाकी आपको पता ही है, सॉरी ईडी नहीं, एनसीबी। ड्रग रिलेटेड कोई भी चीज है तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जैसे मतलब इंडिया की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इस सब के अगेंस्ट कोई खतरा नहीं होना चाहिए।
अब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया की दो कंपनीज आपस में कल को एग्रीमेंट करने वाली है, पर अभी वो एग्रीमेंट इंडिया में पब्लिकली बताना नहीं चाहती, तो वो जाके लंदन में मीटिंग करी और रॉक को पता लगा, रॉक बोलेगा करने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। क्या किसी भी तरह से इंडिया की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया को हार्म करे? नहीं करे, करने दो जो करते हैं। अगर किसी को अपडेट देना है तो दे दो, पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा होता है इंटेलिजेंस, अब एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल को पता लगता है कि एक बंदे ने क्राइम किया, क्या क्राइम किया, चोरी करी, वो नहीं उस पर कुछ भी एक्शन लेगा, बोलेगा मैं लूंगा, मैं अपना कवर ना हाइड आउट कर लूँ, तो वो पुलिस ज़्यादा पुलिस को बता देगा कि ये बंदे ने ये किया देख लो, या एक आईबी के एजेंट के सामने आपने लाइट क्रॉस कर ली, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो उसका काम नहीं है, वो उसका जो काम है वो उसी पे सब सारा फोकस रहेगा। क्योंकि अगर ये लोग ऐसे करने लगे ना, हम ये भी करें वो भी करें, तो फिर ये अपना जो मेन रोल है उसको गवा देंगे और ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस भी बिल्ड करती है। नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड करती है हमारी एम्बेसीज, पर ये उसके ऊपर ओवरव्यू रखते हैं कि एम्बेसीज क्या कर रही हैं, हाई कमीशंस क्या कर रहे हैं, हमारा एम्बेसडर कहाँ जा रहा है, उस सबको चेक करते हैं, पर रिलेशन बनाना इनका काम नहीं। ऐसा बोलते हैं कि जब सिक्किम को इंडिया में लाया गया था तो इन्होंने एक माहौल बनवाया था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री सपोर्ट करे उस चीज को, हाँ, पर वो इन्होंने ओपनली थोड़ा ना किया होगा। वो दोनों में काम कर चुके, आईबी में भी, रॉ में भी। नहीं, ऐसे नहीं होता। एनएसए का रोल आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, एनएसए होता क्या है और वो करता क्या है। अब तो आपने दो मूवीज भी देख ली, उरी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है जो निभा रहे हैं परेश रावल, और धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 में भी इनका बहुत बड़ा रोल है जो निभा रहे हैं आर माधवन। बताओ क्या समझ में लगता है आपको, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्या रोल होता होगा अगर आप उन दोनों मूवीज के बेसिस पे जज करना चाहो, उरी या धुरंधर? पीएम को देश की सुरक्षा के का ब्यौरा देना। मतलब मैं समझाने के लिए एक डेफिनेशन जो यूज करता हूं कि ये ना पॉलिटिकल सिस्टम और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम के बीच का ब्रिज होते हैं। पॉलिटिशियंस को इंटेलिजेंस और डिफेंस समझाना मुश्किल काम है, पर एनएसए का वही काम है। अगर आपने उरी मूवी देखी हो तो बताओ उस मूवी में सर्जिकल स्ट्राइक्स की नीड कहां से शुरू होती है, कि क्यों करनी है सर्जिकल स्ट्राइक्स? देखिए आपने उरी मूवी नहीं देखी? अच्छा, उरी कहाँ है? उरी कश्मीर में है। वहां पर एक बहुत बड़ा आर्मी कैंटोनमेंट था जहां पर फेंसिंग को काट के कुछ टेररिस्ट, धुंध का टाइम था, अंदर घुस गए कैंप में। उन्होंने यूनिफॉर्म भी वही डाली हुई थी फौज की, उनको कहीं से मिल गई थी ताकि वहां जल्दी किसी को शक ना। उनका टारगेट एक ही था, उरी कैंटोनमेंट के अंदर जितने ज्यादा सोल्जर्स को वो डैमेज कर सके, मार सके, वो करें। उन्होंने करना शुरू कर दिया, ग्रेनेड फाड़े, गोलियां चलाई, और बहुत सारे वहां जो फौज के लोग थे जिनके पास वेपन्स थे उन्होंने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। इवेंचुअली फिर उन तीनों टेररिस्ट को मार दिया गया, पर हमारा भी काफी नुकसान हुआ था। उरी कैंटोनमेंट में जब अटैक हुआ तो पता किया गया कौन लोग हैं, तो पता लगा वो फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तान से आए, इंडियन नेशनल्स नहीं। ओके, अब उसको लेकर मीटिंग होती है दिल्ली में सीसीएस की। सीसीएस मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उस मीटिंग में आ गए सब, प्राइम मिनिस्टर आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए, होम मिनिस्टर आ गए, आर्मी एयरफोर्स नेवी चीफ आ गए, सब लोग आ गए, सब बैठ गए, एनएसए बैठ गया, जी डोभाल बैठ गए। अब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि जो उरी में हुआ है क्या करना चाहिए, तो आर्मी चीफ की तरफ देखते हैं। आर्मी चीफ बोलते हैं आप बताओ, हम 48 आवर्स में वॉर के लिए रेडी हैं। आर्मी चीफ तो फिर अब यही बोलेगा ना, क्या बोलेगा? वो तो ये बताएगा कि हम तो तैयार हैं, आप बताओ तो सही, हम तो सीधे वॉर कर देते जाके। वो वैसे भी गुस्से में, क्योंकि सीधे सीधे आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो तो बहुत गुस्से में, उसकी नॉर्दर्न कमांड के अंदर कुछ लोग मर गए, ठीक है। जैसे ही आर्मी चीफ ये बोलेगा बताओ सबसे पहले कौन वॉर को ना करेगा कि नहीं? पॉलिटिशियंस, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे ना ना वॉर नहीं कर सकते, होम मिनिस्टर भी बोलेंगे वॉर नहीं कर सकते। अब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे भी करें क्या, हम चाहते हैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो उरी मूवी अगर आप देखो तो सब ऐसे ऐसे बात कर रहे होते, तो फिर अजीत डोभाल से आगे होके कहते हैं हमें ना सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए।
वो बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक मतलब, तो वो समझाते हैं कि जैसे एक डॉक्टर जब शरीर खोलता है, कट करता है, सर्जरी कर रहा होता है, तो शरीर डॉक्टर का दुश्मन ही है। शरीर में कहीं ट्यूमर है, कहीं कोई बीमारी है, वो डॉक्टर का दुश्मन है। डॉक्टर शरीर खोलेगा, ट्यूमर निकालेगा, बाहर निकालेगा, शरीर को फिर से बंद कर देगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक से हमारा दुश्मन पाकिस्तान या पाकिस्तान की जनता या पाकिस्तान की सरकार, यहां तक कि पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं है। हमारा दुश्मन है पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट जो इंडिया की तरफ लॉन्च होंगे और आके हमारे यहाँ अटैक करेंगे। हमें पता है उनके कुछ कुछ लॉन्च पैड्स, हम फौज भेजते हैं, सबको मार के आ जाएंगे वापस। एक सर्जरी करेंगे हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उस पर बैठे टेररिस्ट हमारा दुश्मन है। तो ये थी सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये सब चीजें सजेस्ट करना बहुत बड़ा रोल होता है एनएसए का। एनएसए डिफेंस और इंटेलिजेंस एक तरफ और पॉलिटिशियंस दूसरी तरफ, उनके बीच का ब्रिज होता है। समझ लगा? तो आप ये नहीं कह सकते सीधे सीधे कि भाई एनएसए सबके बॉस होते हैं, क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ऑटोनॉमस। बताओ ये ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? ये अपने फैसले खुद लेती है। पर हाँ, एनएसए इनके लिए एक बहुत सीनियर बंदा होगा और एनएसए को ये रेगुलर अपने अपडेट्स वगैरह जरूर भेजते होंगे। कौन सी करनी न्यूज? ये वाली करनी ना? अरे ये करनी ना? अभी कौन सी करते? ये करी ना अभी? ये करी ना? ठीक। पढ़ो टाइटल, सबटाइटल, एजुकेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट और फिर इस पे आना। पहले ये तीन चीजें पढ़ो, टाइटल, सबटाइटल, फिर इस पे आना। बताओ हमारी कंट्री में कितनी तरह की इमरजेंसीज के बारे में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 तरह की। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें से इंडिया में सबसे ज्यादा क्या यूज की जाती है? स्टेट इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देना। बताओ अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगे तो टेक्निकली स्टेट का कंट्रोल किसके पास आ जाता है? गवर्नर के पास, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट ने गवर्नर के तो अपॉइंट किया होता है हर एक स्टेट में। कोई बताओ स्टेट जहां प्रेसिडेंट रूल हाल ही में लगा, जैसे मणिपुर में लगा 1 साल का। उसके अलावा पंजाब में बहुत बड़ा प्रेसिडेंट रूल रह चुका है, जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी बार रह चुका है, यूपी में रह चुका है, तमिलनाडु में रह चुका है, बहुत सारे स्टेट में। ओके, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वहां की जो सीएम और एमएलए की पावर है और विधानसभा, उसको भंग कर दिया जाता है और स्टेट को गवर्नर चलाते हैं जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो। ये तो हो गया स्टेट इमरजेंसी। अब आते हैं नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी को ज्यादा लगाया जाता है वॉर्स के दौरान, 1962 1965 की वॉर में, कि कंट्री इस टाइम पे थोड़ा सेंसिटिव स्टेट में वॉर चल रही है। इस टाइम पे हम नहीं चाहते कि कोई कंट्री के अंदर, कंट्री के अगेंस्ट इंटेलिजेंस देनी शुरू कर दे एनिमी को, कोई कंट्री में इस टाइम पे मूवमेंट शुरू हो जाए। सोचो वहां वॉर चल रही है और यहाँ लोग कह रहे नहीं हमको सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, वो नहीं, आप वॉर के दौरान नहीं आप सह सकते वो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए सरकार नेशनल इमरजेंसी लगा के थोड़ी अपनी पावर बढ़ा लेती है जब तक नॉर्मल सिचुएशन पे ना आए। ठीक है। तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑफ कोर्स उसके नाम से समझ में लग रहा है अगर इंडिया फाइनेंशियली कभी बहुत बुरी सिचुएशन में जाएगा तो इसको लगाना पड़ेगा, सरकार बहुत सारे बेफालतू खर्चे रुकवा देगी इसमें। अच्छी बात है हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी, पर स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी लगी है। ओके, इंदिरा गांधी ने जो 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उसका असल में कोई स्ट्रॉन्ग आधार नहीं था। बोला तो गया था कि भाई नेशनल और इंटरनेशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से लगानी पड़ रही है, पर सबको पता है कि उन्होंने सिंपली अपनी गद्दी बचाने के लिए सब कुछ किया था। एक बहुत बड़ी मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी, शायद आपने सुना होगा जेपी मूवमेंट। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अपने आप को और अपने पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए इस इमरजेंसी को लगाया गया था। अब जो करंट गवर्नमेंट है वो हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करवाती है कि कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है।
जब इन्होंने फाइनली इमरजेंसी हटाई तो उसके बाद इनको पता ही था कि लोगों ने तो भाई हटाना था, ये इलेक्शन क्या, इनको हटना पड़ा अपनी कुर्सी से। और उसके बाद जनता दल की सरकार आई। जो जनता दल है उसने मेक श्योर किया कि दोबारा से कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर का ऐसा मिसयूज ना कर सके। तो अब इंडिया में एक इंसान के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए इमरजेंसी लगाना बहुत मुश्किल काम है, ये जनता दल ने किया था। क्या उसके बाद इनको दोबारा से चांस मिला प्राइम मिनिस्टर बनने का? मिला। जनता दल क्योंकि बहुत सारी पार्टियों से मिलकर बना था तो उनका अलायंस टूटा, इनको दोबारा से लोगों ने चुना, क्योंकि जब 1984 में इनकी डेथ हुई थी तब भी ये प्राइम मिनिस्टर ही थी। और ये बात हो रही है 75 से 77। पता होना चाहिए आपको उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, क्योंकि इन दी एंड इमरजेंसी लगानी तो प्रेसिडेंट नहीं है, ऑन दी एडवाइस ऑफ पीएमएन काउंसिल होता है, पर लगाते तो प्रेसिडेंट ही है। उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आगे चलो। पढ़ लो एक बार, मैं आपको समझाता हूँ ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये पढ़ो, ये वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ो। असल में हमारी कंट्री में माना जाता है कि कोई एक आईडी, कोई एक आइडेंटिफिकेशन जो आपके सारे पर्पस पूरे कर सके, वो आधार कार्ड नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या आपका पासपोर्ट हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता ही है, लोगों के पास, कईयों के पास होता है, कईयों के पास नहीं होता। तो पासपोर्ट को इंडिया में सुपर आईडी माना जाता है। पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो ये भी माना जाता है कि मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ और मुझे कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। आपको पता है ये सिटीजनशिप चैलेंज करने के लिए पिछले 1-1.5 साल से इंडिया में क्या लगातार चल रहा है, एसआईआर। तो उससे सारा विवाद शुरू हुआ है। तो उसी को लेकर एक क्लैरिटी दी जा रही है, आपके पास अगर पासपोर्ट है इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप को आगे जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ लग रहा है? हो सकता है कोई इंसान उसने कभी कोई फेक डॉक्यूमेंट से किसी तरीके से पास, वैसे आपको बताता हूँ, पासपोर्ट फेक डॉक्यूमेंट से बनवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतना स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। अगर आपने कभी बनवाया हो या आपका है और अपडेट किया हो तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए इसको सबसे रिलायबल डॉक्यूमेंट आता है। आधार कार्ड ये सब चीजें बन जाती है, पासपोर्ट नहीं बनता। तो माना ही जाता था कि हाँ पासपोर्ट है तो बस जेन्युइन इंडियन हो गए, सब कुछ हो गया। पर उसी को लेकर एक क्लैरिटी दी गई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि ये सब कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालती है। बाकी आप ये सब भी देख सकते हो, इंडिया में आज कितनी इंडियन पासपोर्ट पे कितनी कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री देती हैं, वीजा ऑन अराइवल देती हैं। ई वीजा का मतलब होता है आपको दिल्ली नहीं जाना है एमएससी में, आप ऑनलाइन अप्लाई करो मिल जाएगा। वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि आप जैसे ही उनके एयरपोर्ट पे लैंड करोगे आपको साथ ही वीजा दे देंगे, क्योंकि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो।
आगे चलते हैं। इसका मतलब भारत में कोई भी आईडी कोई सिटीजनशिप कोई मतलब आईडी से सिटीजनशिप नहीं होती है। ये बहुत बड़ा एक भले का होता है कि मेरे पास सारी आईडी तो सिटीजनशिप, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बताओ आधार कार्ड कहाँ एक रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या आधार कार्ड एक एड्रेस प्रूफ है? बताओ है, पर वो किस चीज में रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता आधार कार्ड में? जैसे पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता हो गया वो सब आधार कार्ड से प्रूव नहीं हो सकता। कुछ कुछ चीजें जो ड्राइविंग लाइसेंस से प्रूव हो सकती है पर सारी उससे भी नहीं हो सकती। एक डॉक्यूमेंट जो हर चीज आपकी प्रूव कर देगा वो है आपका पासपोर्ट, सिवाय आपकी सिटीजनशिप। ऐसा होता है। तो अगर आपके पास एक पासपोर्ट नहीं है तो आई रिकमेंड आप बनवा लो। ऐसे रिपब्लिक इशूड बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को इंडिया में रहने वाले लोगों को भी करती है या फिर किसी बांग्लादेश के लोगों को कर देगी इशूज? अगर आपके पास एक पासपोर्ट है और कल को आपकी सिटीजनशिप को एसआईआर या गवर्नमेंट किसी तरीके से चैलेंज करता है, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटी होगी कि आप एक जेन्युइन इंडियन सिटीजन हो। वो ये मान सकते हैं कि प्रोसेस में हो सकता है कोई कमी रह गई होगी, आपने उस लूप होल का फायदा उठा लिया होगा और आपने पासपोर्ट बना लिया होगा। हम फिर भी एक इंक्वायरी करेंगे, ये क्लियरिटी दे रहे हैं। ये सब कुछ हो पता है क्यों हो रहा है? एसआईआर की वजह से हो रहा है सब कुछ। वो पंजाब के शहर में हो रहा है। असल में अभी फेज 3 हो रहा है एसआईआर का, ठीक है? तो फेज 3 में सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं। फेज 1 में हुआ बिहार में, फेज 2 में हुआ 12 स्टेट्स और यूटीज में, जिसमें यूपी हो चुका है, तमिलनाडु हो चुका है, वेस्ट बंगाल हो चुका है। अब जितनी बच गई है वो फेज 3 में हुई। फेज 3 में है 26 स्टेट्स और यूटीज, तो वो अभी सारा चल रहा है। चलो बताओ, क्लाउड बस्ट या बादल का फटना क्या होता है? एक सेकंड आप पढ़ो। आज आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं क्लाउड बर्स्ट क्या होता है या बादल का फटना क्या होता है। बताओ आपको क्या पता है? एक एरिया में 1000 mm से ज्यादा बारिश हो जाना है। बिल्कुल। या एक एरिया में उतनी बारिश 1 से 2 घंटे में हो जाना जितनी अगली 2 से 3 दिनों में होनी थी। ओके, ऐसा होता क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण समझ में लगता है कि क्लाउड बर्स्ट जनरली होता कहाँ पर है? हिमाचल या उत्तराखंड के कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे। ऐसे नहीं ऊना में हो जाएगा, बिलासपुर में हो जाएगा, नहीं। जैसे हिमाचल में होता है मंडी एरिया में, उत्तराखंड में होता है चामोली एरिया में। पता है कहाँ पर होगा क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी जगह पे होगा जहां ना ऐसे नॉर्मल प्लेन एरिया था और एकदम से बहुत ज्यादा हाइट गेन हो गई और यहाँ पर क्लाउड फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और वो सारी प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी रिलीज कर देगा। बताओ, जब क्लाउड बर्स्ट होगा ऊपर तो नीचे जहां रिवर बेड है वहां पर बाढ़ आ जाएगी। अच्छा बताओ, अगर ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ और नीचे बाढ़ आई तो ज्यादा डैमेज कहां होगा? प्लेन्स में के रूट में? देखो प्लेन्स में आके ना पानी के पास जगह होती है, वो फैल जाएगा, पर जो रूट होगा ना, रूट समझते हो, जैसे पहाड़ों में होती है वैलीज, 2 पहाड़ों के, वहां पानी को जगह ही नहीं मिलती जाने को। जैसे केदारनाथ में हुआ था 2013 में, ऊपर ग्लेशियर लेक फटी और सीधे नीचे तक जहां तक मंदिर था रास्ता ही एक था, तो पानी एकदम आप देखो सीधा रास्ता फॉलो करता है और यहाँ जो डिस्ट्रक्शन होगी देखो आगे जाके पानी खुल जाएगा। इसलिए पंजाब हरियाणा में क्लाउड बर्स्ट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ आपने कई बार देखा होगा, वीडियोस आती हैं, नदी के बीच में कुछ टूरिस्ट बैठे थे और 10 मिनट में पानी उड़ा के ले गया उनको। उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। बताओ, फ्लैश फ्लड का मतलब होता है बहुत जल्दी कुछ हो जाना। तो अगर पहाड़ों में ऊपर कहीं क्लाउड बर्स्ट आया तो नीचे, मतलब नीचे मतलब बिल्कुल ही नीचे नहीं, रास्ते में जो फ्लड्स आएंगे उसको बोलेंगे फ्लैश फ्लड। रिसेंटली कुछ फ्लैश फ्लड्स आए अरुणाचल में और 2-3 दिन से वहां पर रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि एकदम से जब पानी आएगा सब तोड़ देता है। चामोली में आ चुका है क्लाउड बर्स्ट, कुल्लू में आ जाता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आते हैं। एक बार आप अच्छे से फ्लैश फ्लड की डेफिनेशन भी पढ़ लो।
जो तो क्लाउड बर्स्ट होता है वो तो कुछ स्क्वायर किलोमीटर में होता है, पर फ्लैश फ्लड जो होते हैं वो फिर बहुत बड़े एरिया में आ जाते हैं। जैसे अगर आप आज भी वो डॉक्यूमेंट्री देखो 2013 केदारनाथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि पानी ऐसे एक तरफ को जाता था फिर दूसरी, क्योंकि जहां वैली उसको जगह देती वहां फिर सारा नीचे आके गिरा, तो जगह नहीं मिलती। जम्मू तवी वाली रीजन ये हुआ था, टारगेट रोड का एकदम। देखो अब आपको एक और चीज समझाता हूँ। अब आपने इतना ये जम्मू वाला भी टॉपिक उठाया तो आपको बताता हूँ। बताओ फ्लैश फ्लड के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो क्लाउड बर्स्ट हो गया, और उसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ये हुआ था चामोली में आज से कुछ साल पहले। होता क्या है, मान लो ऐसे एक पहाड़ है, ठीक है, बताओ यहां पर क्या होगा? यहां पर तो यहां पर पिछले कई सालों से बर्फ गिरेगी, वो गर्मियों में पिघलगी, एक लेक बन चुकी होगी। लेक काफी बड़ी बन चुकी, इतनी उसमें तो होगा करोड़ों लीटर पानी। मान लो इस एरिया में अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक आने से पहाड़ हिला होगा और लेक के जोर ने पहाड़ को कुछ हिस्से से तोड़ दिया। सोचो धूप निकली हुई है, कोई बारिश नहीं हो रही है, करोड़ों लीटर पानी यहां से गिरेगा सीधे वैली में। ये हुआ था चामोली में। इतना डेंजरस था ना, नीचे वैली में सोचो डैम का काम चल रहा, किसी को पता थोड़ा था ये होने वाला है, और एकदम से बाढ़ ने सब कुछ ही खत्म कर दिया। आगे चलते हैं। टाइटल, सबटाइटल्स और ये 2 लाइनों में जो लिखा है इसको पढ़ो और मुझे बस इतना बताओ क्या समझ लग रहा है। पहला पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो, ये एफसीआरए भी पढ़ने से ये भी पढ़ सकते हो, बस मुझे बताओ आपको समझ में क्या लगता है। तो इंडिया में एनजीओ को रजिस्टर कराना और एनजीओ को फॉरेन डोनेशन देना कोई आसान काम नहीं है। सरकार ये प्रोसेस आपके लिए बड़ा मुश्किल बनाती है। एक बार आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो सारी। अगर आपने सिर्फ बता सके सरकार ये प्रोसेस मुश्किल क्यों रखती है, क्योंकि हमारी कंट्री में हमने देखा है ये फॉरेन डोनेशंस के नाम पे बड़ा कुछ होता है। सबसे बताओ सबसे इजी काम क्या हो सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग, आपको बताई तो थी पिछली बार। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, आपको कैसे पता है इस एनजीओ का ओनर कौन है या ओनर के पास ही पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? और आपको बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं। मान लो मेरी एक कंपनी है यूके में और उससे जो प्रॉफिट होता है मैं इंडिया लेकर आता हूँ, क्या उस प्रॉफिट में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना होगा? आंसर है यस। पर क्यों ना मैं अपनी यूके वाली कंपनी को बोलूं कि मैंने इंडिया में एक एनजीओ खोला हुआ है, तुम सारा डोनेशन दे दो। क्या डोनेशन पे टैक्स रखा है? नो। इसके अलावा और क्या क्या एनजीओ? हाँ, पहले हमारी कंट्री में ना एनजीओ को आने वाली डोनेशंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। अब है, जितना भी पैसा आएगा उसमें से सैलरीज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले क्या होता था, एनजीओ को पैसा है 90% तो सैलरी दे दी उन्होंने। तो आप समझ रहे सरकार क्या करेगी? सरकार चीजों को रेगुलेट करेगी। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी, अजमेर शरीफ, क्या इन तीनों के पास एफसीआरए सर्टिफिकेट होगा कि नहीं? होगा। एक दिन के लिए भी एफसीआरए सर्टिफिकेट का एक्सपायर हो, इनकी फॉरेन डोनेशन उसी टाइम रुक जाती है। तो सरकार इस चीज को बहुत रेगुलेट करती है। ऑपोजिशन पार्टीज बोलती है कि तुम एनजीओस के अगेंस्ट हो, तुम ये करते हो वो करते हो, पर गवर्नमेंट इसको लेकर बड़ी सेंसिटिव है। फॉरेन एंटिटी ने पैसा किधर भेजा उसको तो मतलब टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, मतलब
ऐसे नहीं होता। बाहर से इंडिया में अगर पैसा आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है कि डोनेशन है? अगर इन्वेस्टमेंट तो एफडीआई, एफपीआई, और अगर डोनेशन है तो एफसीआई। अब बात एनजीओ की, एनजीओ कोई टैक्स नहीं उठाएगा। जैसे किसी मान लीजिए मेरा एनजीओ है और मुझे 1 करोड़ की फंडिंग मिली बाहर से, कोई टैक्स मैं फंडिंग एनजीओ को फंडिंग हो नहीं सकती, फंडिंग तो स्टार्टअप्स को होती है। सही वर्ड यूज करो, डोनेशन। डोनेशन टैक्स फ्री होते हैं। हाँ, टैक्स फ्री होते हैं तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स का लॉजिक समझाते हैं। कोई बहुत बड़ी कंपनी जिसका मालिक बहुत अमीर इंसान है, टेस्ला, एलॉन मस्क, पता है ना आपको? टेस्ला गाड़ियां बनाते हैं और उसका मालिक कौन है? एलॉन मस्क। क्या एलॉन मस्क टेस्ला से सैलरी लेता होगा? क्योंकि वो पोजीशन होल्ड करता है। जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस रोज ऑफिस जाते हो, तो टेस्ला का ऑफिस रोज एलॉन मस्क जाता है। क्या एलॉन मस्क टेस्ला से सैलरी लेता होगा? आपको पता होना चाहिए, जो भी अमीर लोग होते हैं ना, ये अपनी कंपनियों से सैलरी लेते हैं। इनको पता है जैसे हम सैलरी लेंगे तो हम तो लेंगे करोड़ों में, सरकार उसका कम से कम 30% तो टैक्स में काट ले। तो अगर सैलरी पता है कितनी सैलरी लेंगे? $1, बस नाम की। इंडिया में बहुत अमीर लोग सैलरी कितनी लेंगे? ₹1। ओके, सैलरी तो नहीं ली। अब इनके घर कैसे चलते हैं? तो एलॉन मस्क एक बैंक के पास जाके बोलेंगे कि मैं टेस्ला का ओनर और मुझे लोन दे दो। बताओ, बैंक इनको लोन देने के लिए रेडी होगा कि नहीं? देगा भाई, इतने अमीर बंदे को लोन नहीं देंगे तो और किसको देंगे? बताओ, बैंक कितने % ब्याज चार्ज करेगा इनसे? कम से कम बता दो कितना? 8 to 10। इससे भी कम कर देगा, क्योंकि वो एलॉन मस्क है। 6 से 7%। और सैलरी पे कितना लग रहा था? इंडिया में तो फिर भी 30%, बाहर तो 45% भी है। जब एलॉन मस्क ने वो लोन लिया और उससे अपना घर को सब कुछ चला लिया, सब कुछ हो गया, कल को जब वो लोन वापस करने का टाइम आएगा तब क्या करेंगे? वापस भी तो करना है, दूसरे बैंक के पास जाएंगे, एक बड़ा लोन लेंगे, उससे पहले लोन की चुकाएंगे, और दूसरे बैंक के पास जब जाएंगे फिर उससे ब्याज कितना पे करेंगे? 6 से 7%। सैलरी में कितना टैक्स देना पड़ता? 30 से 35%। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सरकार का सारा इनकम टैक्स मार लिया। अगर आप लेते हो 100-150 करोड़ की सैलरी, तो सरकार का सीधे सीधे कितना हो जाता? 30 से 35 करोड़। अब सरकार को कुछ भी नहीं मिल रहा। किस सब कुछ ठीक है आपकी बात, पर इवेंचुअली उसको कितने % देना पड़ रहा है? 6 से 7%। आप बोल रहे हो कि एक दिन आएगा, जिस एक दिन आएगा उस दिन कंपनी का आईपीओ करेगा, बहुत सारा पैसा अंदर करेगा, दे देगा बैंक वापस। आपको पता है अभी स्पेसएक्स का आईपीओ भी हुआ। इनको उस दिन की चिंता नहीं होती है, इनको चिंता होती है हर महीने टैक्स कटेगा, वो नहीं कटवाना है इन्होंने। जैसे ये स्टॉक्स तो लेते हैं, स्टॉक्स जैसे आई यूज्ड टू वर्क फॉर टेस्ला एज अ कस्टमर। जैसे मैं जिस सेमी इनकम लिए काम करता था, तो वहाँ क्या है, वो हम लोगों को 4 साल के लिए स्टॉक ग्रांट करते थे। बट ये ईसॉप्स, ईसॉप और आरएसयूज। ओके, आरएसयूज जो देते हैं, जब कंपनी नहीं होती है तो दे देती है, ठीक है। आपको भी बोलते थे स्टॉक ले लो, ठीक है, हाँ। तो मतलब उसमें ये था कि जैसे वो लोग उसका टाइम पीरियड बढ़ा देते थे, जैसे 4 साल के बाद फिर उसको हाँ, कर सकते हो, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे ये लोग भी करते हैं। पहली बात तो आपको समझ में होना चाहिए, ये जो लोग होते हैं ना, इनको हम बुलाते हैं प्रमोटर्स स्टॉक मार्केट में। मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रमोटर है, इलॉन मस्क टेस्ला। प्रमोटर्स मतलब टेक्निकली मालिक, पर शेयर मार्केट में मालिक नहीं बोलते, प्रमोटर्स बोलते हैं। इनके पास अपनी कंपनी के होते हैं करोड़ों ही करोड़ शेयर, पर इन्होंने खरीदे नहीं होते। इन्होंने जब कंपनी बन रही थी अपने आप को पहले अलॉट कर दिए होते। ओके, पहली बात तो शेयर खरीदने की चिंता है। ओके, अब बताओ, अगर टेस्ला का शेयर कल था $90 का और आज हो गया $91 का, $1 से शेयर महंगा हो गया, तो इलॉन मस्क की वर्थ कितने से बढ़ेगी? उसके पास करोड़ों शेयर है, हर एक शेयर $1 से महंगा होगा, करोड़ों मल्टीप्लाई पे $1, उतने करोड़ से उसकी वैल्यू बढ़ी। सो मेरा मतलब ये था कि ये लोग जो अपनी मंथली सैलरीज में शेयर्स को भी तो लेते हैं। नहीं, इनको लेने की जरूरत नहीं है। जब ये कंपनी बनती है तो कुछ परसेंटेज कंपनी इनकी होती है, इनको ऑटोमेटिकली उतने % शेयर शुरू में मिल जाते हैं। ये नहीं शेयर शुरू खरीदने बैठते। एलॉन मस्क के पास, अगर मुझे सही पता है, टेस्ला के 17% शेयर है। क्या उसने खरीदे? नहीं, उसने अपने आप को शुरू में अलॉट कर दिया। अरे जब टेस्ला बना होगा तब उसके शेयर की कोई वैल्यू नहीं, तब दे दिया अपने आप को। आज है ना वैल्यू। आप बताओ, एलॉन मस्क टेस्ला के शेयर क्यों ही खरीदेगा जब वो खुद मालिक है? अरे समझ लग रहा है कि नहीं समझ लग रहा है? खुद अपने आप को अलॉट कर देते हैं शुरू में। इनको तो बोलते हैं प्रमोटर्स। ये लोग अपने आप को अलॉट कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
मेरा दूध का काम है, दूध महंगा हो गया, मुझे कस्टमर्स को दूध महंगा देना है, क्या मैं अपने घर वालों को भी महंगा दूंगा? कोई लॉजिक होना है इस बात का, क्यों दूंगा उनको महंगा? इलॉन मस्क को अपने शेयर से थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा, वो तो उसी के ही है, कस्टमर्स को पड़ेगा, आप लोगों को पड़ेगा, आपके लिए शेयर महंगा हो गया सस्ता, उसके लिए कुछ नहीं, वो तो उसी के शेयर है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता है, आपको पता है ये अपनी शेयर मार्केट वैल्यू को नहीं यूज करते हैं, शेयर मार्केट की वैल्यू ना शेयर मार्केट में होती है। मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो टेस्ला के टोटल 100 शेयर है और इलॉन मस्क के पास उसमें से 60 शेयर है। टेस्ला के आज एक शेयर की वैल्यू है $100, तो आप बोलोगे सीधे सीधे इलॉन मस्क के पास 60 शेयर है, एक तो इसके पास हो गए $6000 के शेयर हो गए। बताओ क्या इलॉन मस्क अपने 60 शेयर मार्केट में बेचेगा? नहीं, क्यों नहीं बेचेगा? जैसे ही मार्केट में अपने 60 शेयर्स बेचेगा, टेस्ला की मार्केट में शेयर्स की डिमांड हो जाएगी कम और सप्लाई हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इलॉन मस्क ने अपने सारे शेयर बेच दिए। उससे क्या होगा, जो टेस्ला के एक शेयर की वैल्यू $100 है वो गिरते हैं $90-80 हो जाएगी। तो ये लोग कभी अपने स्टॉक शूज बेचते पूछते थोड़ी ना, ये उनके बदले बैंक से बहुत सस्ती ब्याज दरों पे लोन लेके अपना घर चलाते हैं, क्योंकि वहां पर ब्याज देने कुछ नहीं ना बराबर, वो जो सरकार को टैक्स से देने, या फिर बताओ शेयर मार्केट में जो आप कमाते हो उस पर सरकार को टैक्स देना होता है। पढ़ाया भी था आपको, क्या बुलाते हैं शेयर मार्केट की कमाई को? कैपिटल गेन्स, और उस पर लगने वाले टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स। ये उन सबसे बच जाते हैं। तो इनका सबसे बढ़िया तरीका होता है लोन लो घर चलाओ, बेस्ट। क्योंकि कोई भी बैंक इनको ये नहीं बोलेगा 15% ब्याज 20 नहीं, बैंक बोलेंगे हम 6% ब्याज में देने को तैयार है। आपको बोलेंगे ठीक है, 6% तो कुछ भी नहीं होता इनके लिए। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऐसे करते हैं लोग। किसको ये नुकसान पहुंचाते हैं? सरकारों को। सरकार कोई इनकम टैक्स बिल्कुल पे नहीं करते। इंडिया में लोग क्या करते हैं कि जैसे रिसेंट देखा था कि गार्डन्स को लेते हैं और वो अपनी ही कंपनी को सप्लाई करते हैं, लाइक नर्सरीज के प्लांट्स, जहाँ वो मतलब देखो अगर ऐसे ढूंढने लग जाए तो इसका तो कोई अंत ही नहीं। आज से कुछ साल पहले मोहाली में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, तो आपको पता होगा एक एयरपोर्ट रोड है। पहले क्या होता था, मोहाली चंडीगढ़ पंजाब से आने वाली सड़क पूरा चंडीगढ़ घूम के एयरपोर्ट जाती थी। फिर किसी ने बोला बीच में से बना दो, तो मोहाली के बीच में से एक सड़क बनाने का प्रोग्राम है, जिसको आज एयरपोर्ट रोड बोलते हैं। बहुत बड़ी रोड है और वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मोहाली के लिए। तो कुछ आईएएस ऑफिस, बाद में वो सब पकड़े गए थे। कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला ये जहाँ रोड बन रही है ना, वहां उन्होंने थोड़ी सी जमीनें ले ली। ओके, जब रोड बन गई तो जमीनों की वैल्यू बढ़ी है, तो बहुत कॉमन टैक्टिक है, बहुत लोग करते हैं। पर उन्होंने बोला नहीं, हमारे ना यहाँ पर अंगूर के बागान थे, अब आपकी रोड बन रही है तो हमारे अंगूर के बागानों को खराब करना पड़ेगा और उससे जो हमारे को रेवेन्यू आया था वो खराब करना पड़ेगा, तो सरकार को हमें वो रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। तो सोचो कौन कौन से पैसे लिए? पहला हमारी जमीन के पैसे दो, दूसरा हमारे अंगूर के बागान खराब हो उसके पैसे दो। ठीक है, बहुत लोगों ने ऐसे किया। कई सालों बाद जब उसकी इंक्वायरी तो देखा गया वहां तो अंगूर के बागान कभी भी नहीं थे। देखो होता है क्या, ये सब चीजें लोग कर भी लेते हैं, पैसा भी आ जाता है, पर इन सब चीजों में ना प्रॉब्लम्स बहुत होती है। जैसे कहते हैं पुलिस वाले बहुत करप्शन करते हैं। आप किसी पुलिस वाले से अच्छे से मिलो, देखो उसकी जिंदगी, आपको तो नहीं लगेगा वो बहुत खुश है, बहुत बढ़िया। तो इन सब चीजों से ना टेंशन है और बहुत डर बना रहता है हमेशा कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको किया है, काफी पैसा भी। अब जैसे इन तरीकों से जो पैसा आता है, अब उस पैसे को आपको मैंने बताया अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। हमने पढ़ा था मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा मुश्किल काम है, तो अब ये ढूंढो वो पैसे का करना क्या है, कहाँ लगाना है। तो ये सब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें होती हैं। चलो बस 2 न्यूज आपको और कराता हूँ। सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में पढ़ो अच्छे से। क्या आप ऐसे बता सकता है, ब्रिक्स ने एक बैंक भी बनाया जिसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? तो ब्रिक्स का एक बैंक भी होता है, पहले बोलते थे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, अब बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। शंघाई में एससीओ जिसके नाम में शंघाई आता है उसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में और एनडीबी के हेडक्वार्टर्स शंघाई में।
ऐसा नहीं है, असल में एससीओ की शुरुआत चाइना ने करी थी और ब्रिक्स की शुरुआत में चाइना एक बहुत बड़ा पार्टनर था, इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम भी बना सकते हैं पर कोई फायदा नहीं होता हेडक्वार्टर्स वगैरह बनवाने से, इसलिए वो है एडीबी का हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। चाइना का थोड़ा शौक है, चाइना को यूएस को चैलेंज करना तो शौक है, हम भी थोड़े हेडक्वार्टर्स बनवाएं। कोई ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में, उस पर सवाल भी आ चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? गुरुग्राम में। आईएसए में हम दुनिया भर को मोटिवेट करते हैं सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा। एक लास्ट न्यूज मैं आपको करा देता हूँ। लोगों को लगता है ब्रिक्स में भी 5 कंट्रीज, अब 11 कंट्रीज हो गई है ब्रिक्स में, आपने याद रखना है। रिसेंटली इंडिया ने ब्रिक्स की एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होस्ट किया। बस ये आज की लास्ट न्यूज है। पढ़ो भाई, कितने प्राइम मिनिस्टर्स बदल दिए इन्होंने, लिस्ट देखो आप एक बार। जितनी देर में इनके इतने प्राइम मिनिस्टर आ गए, इंडिया में एक ही इंसान कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी पता नहीं कब तक कंटिन्यू करेगा, इनके पता नहीं कितने लोग बदल जाएंगे। बताओ, ये जो यूके है, यूके ये कितनी टेरिटरियों से बनता है? तो देखो, यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं भाई क्या चीज क्या है, कौन किसका पार्ट है। थोड़ा सा आपको मैं उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। अगर मेरे को एक मैप मिल जाए ना तो मैं वहां से समझा सकता हूँ आपको अच्छे से। ये मैप है, तो देखो टोटल ना 4 टेरिटरीज है। इसका नाम है इंग्लैंड, इसका नाम है स्कॉटलैंड और इसका नाम है वेल्स, और यह छोटे से हिस्से का नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 कर दोगे तो बनेगा यूनाइटेड किंगडम। अगर आप 1 + 2 + 3 करोगे तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन या सिंपली ब्रिटेन। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। वैसे आयरलैंड अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल डब्लिन है, पर उसका थोड़ा सा पार्ट इनके पास है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर आप सारा कुछ जोड़ दोगे तो बनता है यूके एज अ कंट्री, जिसमें ये सारा आयरलैंड आ जाएगा, थोड़ा सा ही आ जाएगा। अगर आप सिर्फ ये 3 कंट्रीज को जोड़ोगे तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। फोर्थ है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जो कल आपने मैच देखा जो इंडिया हार गया आयरलैंड के साथ, पता है आपको? वो वही हो रहा है। असल में ना इनका लॉजिक वैसा नहीं होता जैसा हमारा होता है। एक कंट्री होगी, उसके अंदर एक स्टेट होगी। एक टाइम पे यूके वालों ने बहुत कब्जा लिया, आज उसके अंदर 4 टेरिटरीज है। वो चारों टेरिटरीज में हर वो पावर मांगती है जो एक कंट्री को मिली हुई है, तो इस पे बहुत कलेश करते हैं लोग। ये कोई आसान नहीं है इनका समझना, पर हाँ डिफेंस फॉरेन पॉलिसी वो यूके संभालेगा, एक प्राइम मिनिस्टर यूके का होगा। ओके, अब मतलब एक टाइम पे बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है आयरलैंड की, नॉर्दर्न आयरलैंड को अपना करने के लिए, पर अब इनकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। पहले आर्म स्ट्रगल भी बहुत कर चुके हैं एक टाइम पे, अब जल्दी से बताओ यूके पॉलिटिकली स्टेबल क्यों नहीं है? देखो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और जो भी नया बंदा आता है इसको समझते हैं जादूगर है, आएगा और आके 1 साल में चीजें ठीक करेगा, हो नहीं सकता। बताओ क्या हर प्राइम मिनिस्टर को बदलने के लिए इलेक्शन हुआ है? इलेक्शन तो एक बार हुआ है, बाकी तो ये अपनी पार्टियों में बदलते रहते हैं। नहीं तू चल जा, तू नहीं तू चल जा। जैसे ऋषि सुनक को नहीं बनाना चाहते तो लिस्ट उसको बनाया, 50 दिन भी नहीं संभाल पाई वो, और फिर ऋषि सुनक को बनाना, और फिर वो इलेक्शन आ गया, फिर कियर स्टारमर आया, अब उसके एंडी बर्मन आएगा। इस कंट्री की दिक्कतें क्या है? दिक्कतें बहुत ज्यादा है। एक तो इन्होंने किया है भर भर के लीगल और इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से अब कंट्री में आ रही है बहुत दिक्कत है। उसके बाद ग्रोथ नहीं आती, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, डेट इंडिया जितना तो डेट लेके बैठे हुए। आप बोलोगे हमारे जितनी इकोनॉमी भी तो है, हो सकता है, पर हमारी जीडीपी ग्रोथ 7 से 7.5% हर साल, इनकी 1%। फिर एनएचएस इनके हेल्थ केयर प्रोग्राम है, पूरा फेल हो चुका है इनका एनएचएस। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो पुराना है बस वही है, नया कुछ नहीं बन पा रहा। ठीक है, चीजें बड़ी खराब है। चलो बताओ, यूके का बुरा टाइम कहीं ना कहीं शुरू हुआ है ब्रेक्जिट से।
ये ब्रेक्सिट क्या है? यूरोपियन यूनियन से exit तो इन्होंने वोट किया था अपनी पार्लियामेंट में, क्या यूके को, यूनाइटेड किंगडम को ईयू छोड़ देना चाहिए, यूरोपियन। ज्यादा लोगों ने वोट किया छोड़ देना चाहिए, पर वो ना सिर्फ पॉइंटों से जीत रहे, 50 पॉइंट कुछ परसेंट लोगों ने बोला छोड़ो, 49 कुछ मतलब नहीं छोड़ो। तो वहां से ना यूके के पॉलिटिशियंस में दो धड़े बन गए और बस ये तब से लड़ी जा रहे हैं। और अगर कोई कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है तो वो कहीं नहीं जा सकती। दुनिया में कोई कंट्री बताओ पोटेंशियल बहुत है पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे हमारा बड़ा बुरा टाइम था पहले, पर अब हम थोड़े से स्टेबल हुए। उसके अलावा देखो अफ्रीका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपको अगर ना पता, इजराइल पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल है। इजराइल में अलायंसेस की सरकार में कुछ ना कुछ होता है, कभी कोई किसी को छोड़ देगा, कभी कोई किसी को छोड़ देगा। नेपाल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहां पीएम ही बदलते रहते हैं। अब आप देख लो, वो नया बंदा है, उसको भी लोग पसंद नहीं कर रहे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कंट्री को बहुत बुरी तरह से हार्म करता है, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल इस टाइम पे है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप ये स्लाइड्स जो मैं भेजता हूँ इसको आप लोग बाद में अच्छे से पढ़ते भी हो। सिर्फ इस बार मतलब एक बार में देखने से नहीं चीज़ हो, एक और बार इसको थोड़ा सा टाइम दिया, उसमें सारा कुछ ठीक।